हेलो एवरीवन, आप सभी का संगीताज एकेडमी में स्वागत है। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको हमने लास्ट के कुछ महीनों में अभी तक कवर नहीं किया है। सो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा लग सकता है आपको, बट इस वीडियो में शुरुआत से अंत तक आपको जितने भी टॉपिक्स मैं समझाने वाली हूँ, रिवाइज कराने वाली हूँ, वो सभी ही इम्पॉर्टेंट है। मतलब वहाँ से आप कुछ भी मिस नहीं कर सकते। तो आपको ये जो सेशन है इसको शुरुआत से अंत तक देखना है, क्योंकि मैंने उन्हीं टॉपिक्स को सिलेक्ट किया है जो कि सीटेड साइंस पेपर 2 के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में बार बार जो क्वेश्चंस आ चुके हैं उनको ही मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि अगर आपको जो अदर टॉपिक्स है केमिस्ट्री के जो हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो आप देख ही पा रहे हैं कि मेरे चैनल सनीताज एकेडमी में 255 वीडियोस है ऑलरेडी। अगर आपको रिवीजन करना है बाकी टॉपिक्स का, ठीक है, केमिस्ट्री के बाकी टॉपिक्स जो इस वाले सेशन में नहीं है, तो उसके लिए आपको किस प्लेलिस्ट पे जाना है? आपको जाना है सीटेड साइंस पेपर 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। इस प्लेलिस्ट में आपको 38 वीडियोस देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी के जितने भी टॉपिक्स हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है, यहाँ पर अगर आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि अभी एग्जाम को सिर्फ हमारे पास 6 दिन ही है, तो इस वक्त क्या करना है? थोड़ा बहुत रिवीजन करना है, बट ज़्यादा से ज़्यादा हमको क्या करना है? प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आपको जो प्लेलिस्ट में दिख रहा है 48 वीडियोस, यहाँ पर 2018 से लेकर 2024 इन ईयर्स के जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हैं उनको मैंने इस प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। अगर आपको मैराथन सेशन देखना है कि आपको एक ही सेशन में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस मिल जाए, ठीक है, आप देख पाए कि आप कितने सही कर पा रहे हैं, तो उसके लिए मैंने एक नई प्लेलिस्ट बनाई है मैराथन सेशन की। यहाँ पर 3 वीडियोस डल चुके हैं और एक वीडियो आएगा जहाँ पर जो 3 क्वेश्चन पेपर बच गए हैं ईयर 2023 के सीटेड साइंस पेपर 2 का जो एग्जाम हुआ था, 3 क्वेश्चन पेपर अभी तक मैंने नहीं सॉल्व कराया है, तो वहाँ पर जो 60 क्वेश्चन हैं उनके लिए भी एक मैं मैराथन यहाँ पर लाने वाली हूँ, जो कि यहाँ पर अपलोड होगी इस वाले प्लेलिस्ट में। यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस सेट्स हैं। कितने वीडियोस हैं? 17 वीडियोस हैं। तो 10-10 क्वेश्चंस के एक वीडियो का प्रैक्टिस सेट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर इंग्लिश का, हिंदी का पैसेज और पोएम कैसे सॉल्व करते हैं, तो मैंने हिंदी में 4 वीडियोस डाले हैं, इंग्लिश के 2 वीडियोस डाले हैं, और सीडीपी जो है यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, यहाँ से मैंने एक ही वीडियो डाली है जेंडर के ऊपर। तो अगर आपका मन करे तो आप इन प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, यहाँ से आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन हो जाएगी। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन का, जहाँ पर हम केमिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, जहाँ से सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है, उन्हीं को आज डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शुरुआत में ही आप क्या देख पा रहे हैं? स्टेट्स ऑफ मैटर। तो हमारे जो 3 स्टेट्स है वो क्या है? बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, छोटे क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि सॉलिड स्टेट, फिर लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। अब क्या होता है कि सॉलिड स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, आप देख ही पा रहे हैं कि द पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड, एक दूसरे से एकदम सटे हुए हैं, ठीक है, गैप्स बहुत कम है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम है। लिक्विड स्टेट में क्या होता है? देखिए कि जो पार्टिकल्स है या जो मॉलिक्यूल्स है वो थोड़े थोड़े दूर दूर है एज कम्पेयर टू सॉलिड स्टेट। यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा दूरी है, यानी कि जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो थोड़ा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सॉलिड स्टेट। अगर आप गैसियस स्टेट में चले जाएंगे तो देखिए यहाँ पर जो पार्टिकल्स है या जो मॉलिक्यूल्स है गैस के, वो ज़्यादा दूर दूर बिखरे हुए हैं, यानी कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको सॉलिड, लिक्विड या गैस का जो प्रॉपर्टीज़ है वो नहीं समझा रही, ये बस आपको दिखाना था कि सॉलिड स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं या जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे अरेंज होते हैं, लिक्विड में कैसे अरेंज होते हैं और गैसियस स्टेट में कैसे अरेंज होते हैं। यहाँ पर जो मैं आपको समझाने वाली हूँ वो है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्शन, उनके नाम क्या है, टर्म्स क्या है, कब होता है, इन चीज़ों को हम यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि सपोज सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्शन हो रहा है, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए होगा? हमको हीट देनी होगी। हीट देने से क्या होता है कि सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स हैं या जो पार्टिकल्स हैं वो एनर्जी गेन करके क्या करते हैं? फास्ट मूव करने लगते हैं, और क्या होता है कि उसी एनर्जी को वो गेन करके थोड़ा दूर दूर फैल जाते हैं, तो तब हमको क्या मिलता है? लिक्विड स्टेट। तो यही सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्शन होना बाय अप्लाइंग हीट, इसको हम कहते हैं क्या? मेल्टिंग, यानी कि पिघलना। एज फॉर एग्जाम्पल जो आइस होता है उसको अगर आप हीट दे तो वो पिघल कर क्या बनाएगी? पानी बनाएगी, वाटर बनाएगी। अब ठीक इसका उल्टा भी होता है कि अगर हम लिक्विड को कूल डाउन करें, मतलब टेम्परेचर को कम कर दें, तब क्या होगा? ये अगेन सॉलिड स्टेट में लौट आएगा।
तो उस प्रोसेस का नाम क्या है? उस प्रोसेस का नाम है फ्रीजिंग। सो फ्रीजिंग के दौरान क्या होता है कि क्योंकि हम टेम्परेचर को कम कर रहे हैं तो जो पार्टिकल्स है वो क्या करती है, वो धीरे धीरे मूव करती है और पास पास आने लगती है, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जो पार्टिकल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जब हम टेम्परेचर को कूल डाउन करते हैं। जब हम हीट देते हैं तो पार्टिकल्स जो है वो दूर दूर जगह पे चले जाते हैं, यानी कि जो मैटर के मॉलिक्यूल्स है वो एक्सपैंड करते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो फ्रीजिंग के दौरान क्या होता है कि वो धीरे धीरे मूव करते करते करीब करीब आ जाते हैं और तब हमको लिक्विड से क्या मिलता है? एक सॉलिड। ये कब होता है? जब हम कूल डाउन करते हैं, यानी कि टेम्परेचर को कम करते हैं। अब बढ़ते हैं कि किस तरीके से लिक्विड स्टेट से हम गैसियस स्टेट में जा सकते हैं। तो लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में जाने के लिए हमको अगेन क्या करना है? हीट देनी पड़ेगी। हीट देने से क्या होता है कि लिक्विड के पार्टिकल्स को दोबारा से जो एनर्जी मिलती है उस एनर्जी को वो गेन करके क्या करते हैं? फास्ट फास्ट मूव करने लगते हैं और दूर दूर पे फैल जाते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि एज कम्पेयर टू लिक्विड स्टेट यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स है वो क्वाइट करीब है, यहाँ पे वो और दूर दूर जा चुके हैं। तो इस प्रोसेस का नाम क्या है? इस प्रोसेस का नाम है इवेपोरेशन। सो द कन्वर्जन ऑफ liquid state into gaseous state on application of heat is called evaporation. एग्जाम्पल क्या है? आप पानी को गर्म कीजिए, ठीक है, गर्म करते रहिए तो आप देखेंगे कि जो पानी है जो कि लिक्विड स्टेट है वो धीरे धीरे वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो वाटर वेपर या स्टीम क्या है? वो गैसियस स्टेट है। तो इसी को हम इवेपोरेशन कहते हैं और ये होता कब है? जब हम हीट दें, ठीक है। इसी का उल्टा, गैस से फिर हमको लिक्विड कब मिलता है? तो हमको क्या करना पड़ेगा? जो टेम्परेचर है उसको डिक्रीज करना पड़ेगा, यानी कि कूल डाउन करना पड़ेगा। तो जैसे ही हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो जो गैस के पार्टिकल्स है उनका जो मूवमेंट है वो स्लो डाउन हो जाता है और वो करीब करीब आने लगते हैं और हमको फिर लिक्विड मिल जाता है। इस प्रोसेस का नाम है कॉन्डेंसेशन, यानी कि गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज होना जब हम टेम्परेचर को कम कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, यानी कि कूल डाउन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। लिक्विड से जब वो गैसियस स्टेट में जा रहा था तब वो क्या कर रहा था? एक्सपैंड कर रहा था। फिर तीसरा जो आता है कि सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली हम गैसियस स्टेट में भी जा सकते हैं। कैसे? कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जिनको हम हीट देने से क्या होता है कि वो पार्टिकल्स जो हैं वो एनर्जी गेन करके डायरेक्टली गैसियस स्टेट में ही चेंज हो जाते हैं, यानी कि सॉलिड में वो जो टाइटली पैक्ड थे वो एकदम गैसियस स्टेट में ऐसे दूर दूर चले जाते हैं जब उनको हीट एनर्जी दी जाती है। तो इस प्रोसेस का नाम क्या है? इस प्रोसेस का नाम है सब्लिमेशन। ऐसा किन में होता है? जैसे कि कैम्फर में, कर्पूर में होता है सब्लिमेशन, ठीक है। फिर नैप्थलीन बॉल्स में होता है, उसके बाद अमोनियम क्लोराइड में होता है, अमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पर सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली हम गैसियस स्टेट में चले जा रहे हैं जब हम हीट दे रहे हैं। तो यहाँ पर भी एक्सपेंशन हो रहा है और ठीक इसका उल्टा होता है जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर देते हैं, यानी कि हम कूल डाउन कर देते हैं। तो तब क्या होता है कि गैस पार्टिकल्स की जो मोशन है वो स्लो डाउन हो जाती है, वो कॉन्ट्रैक्ट करने लगती है और वो सॉलिड स्टेट में दोबारा से आ जाती है। तो इसको या तो हम डिपोजिशन कहते हैं या फिर हम कहते हैं सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन और डिपोजिशन दोनों ही सेम टू सेम है, जस्ट अलग अलग टर्म्स दिया गया है। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा? हमने एक तो सीखा कि किस तरीके से जो पार्टिकल्स है तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर में वो उनकी अरेंजमेंट सीखी और किस तरीके से एक स्टेट ऑफ मैटर से हम दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में जा रहे हैं, कब हम हीट दे रहे हैं, कब टेम्परेचर को डिक्रीज किया जा रहा है, पार्टिकल्स का जो मोशन है वो कब कैसा है, ये इस डायग्राम से हमने समझ लिया। अब जो नेक्स्ट चीज हम समझेंगे वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर, जहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है सीटेड साइंस पेपर 2 में। सो एटॉमिक स्ट्रक्चर की शुरुआत मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से ना कर जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है उससे की है कि कुछ कंपाउंड्स होते हैं, कॉमन कंपाउंड्स होते हैं, उनकी जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है या उनके जो कॉमन नेम्स है उनका पता हमें होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से सीटेड साइंस पेपर 2 में कई बार क्वेश्चन पूछा गया। तो शुरुआत करते हैं क्या? जो नमक हम खाते हैं उसको हम कॉमन सॉल्ट कहते हैं, तो उसका जो नाम है वो क्या है? वो है सोडियम क्लोराइड और उसका जो फॉर्मूला है वो क्या है? NaCl, ठीक है। नेक्स्ट आता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का जो नाम है, कॉमन नेम क्या है? वो है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा उसका कॉमन नेम है और इसका फॉर्मूला क्या है? NaHCO3। नेक्स्ट आता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सो इसका जो कॉमन नेम है वो है वॉशिंग सोडा और इसका जो फॉर्मूला है ये क्या है? Na2CO3.10H2O। डेकाहाइड्रेट मतलब 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन इससे जुड़े होते हैं। उसके बाद आता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम लाइमस्टोन,
कहते हैं, जो कि मार्बल और चौक में पाया जाता है। तो मार्बल और चौक ऐसा इसका कॉमन नेम है, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला है वो है CaCO3। आगे बढ़ेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका जो कॉमन नेम है वो है स्लेक्ट लाइम, और इसका जो फॉर्मूला है वो है CaOH2। इसको लाइम वाटर भी कहा जाता है, जिसका इस्तेमाल हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है कि नहीं है, या किसी रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है कि नहीं हो रही है, उसका पता लगाने के लिए करते हैं कि अगर लाइम वाटर मिल्की टर्न हो जाती है, यानी कि उस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई है। आगे देखेंगे तो यहाँ पर है कैल्शियम ऑक्साइड। सो कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नेम है क्विक लाइम, जिसका जो फॉर्मूला है वो है CaO। नेक्स्ट है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रियोल भी कहा जाता है कॉमनली, और इसका जो फॉर्मूला है वो है CuSO4.5H2O। 5H2O जो डॉट करके दिया है वो क्या है, 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इसके साथ जुड़े हुए होते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कॉमनली हम कॉस्टिक सोडा के नाम से जानते हैं, उसका जो फॉर्मूला है वो है NaOH। ओके। एसिटिक एसिड, जिसको कॉमनली हम विनेगर के नाम से जानते हैं, उसका जो फॉर्मूला है वो है CH3COOH। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये क्या है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाता है। इसका जो फॉर्मूला है वो है CaSO4.12H2O। सो आप क्या कीजिएगा, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, झट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं अभी नोट्स तो किसी को प्रोवाइड नहीं कर रही, क्योंकि मैंने अभी तक जो सभी चैप्टर्स है उसके नोट्स अच्छी तरीके से कंपाइल नहीं किया हुआ है, तो अभी तो नोट्स मैं देने लायक अवस्था में नहीं हूँ। तो बेटर है कि आप सेशन से ही इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ेंगे तो हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक नंबर और मास नंबर, ठीक है। सो एटॉमिक नंबर को हम Z से सिंबलाइज करते हैं। एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का क्या होता है कि उस एलिमेंट में कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट है या फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो सपोज अगर हमारे पास ऐसा इंफॉर्मेशन दिया रहे कि देयर इज एन एलिमेंट named X and it has 12 protons, so what is its atomic number? तो हमको क्या लिख देना है आँख बंद करके कि इसकी एटॉमिक नंबर भी 12 है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से ही हमको एटॉमिक नंबर का पता चल जाता है। तो एटॉमिक नंबर को हम Z से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो है मास नंबर। मास नंबर को हम A से डिनोट करते हैं। मास नंबर को कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना होता है, हमको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को ऐड करना होता है। तो आपको क्वेश्चन में जरूर दिया रहेगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इतना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इतना है, तो इस एलिमेंट Y का मास नंबर क्या होना चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स से क्या कर देना है, ऐड कर देना है। अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है, तो आपको क्या करना है कि जो मास नंबर है उससे एटॉमिक नंबर को माइनस कर देना है। एज फॉर एग्जांपल अगर हम मैग्नीशियम का एग्जांपल दें, मैग्नीशियम में 12 प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है, 12 न्यूट्रॉन्स होते हैं और 12 इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। सो मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 12 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 12 है, तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो Z हो जाएगा उसका 12। ओके। मास नंबर A क्या हो जाएगा, मास नंबर निकालने के लिए हमको क्या करना होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने थे, 12, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने थे, वो भी 12, सो 12 प्लस 12 इट इज इक्वल्स टू 24। अब अगर आपको दिया रहे कि किसी एलिमेंट का मास नंबर कितना है, 24 है, और जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 12 है, तो आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है। तो आप क्या करेंगे, मास नंबर कितना बता दिया है, 24 बता दिया है, एटॉमिक नंबर कितना बता दिया है, 12 बता दिया है, तो 24 से 12 माइनस करेंगे तो जो 12 हमको मिलेगा वही उसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएगा। सो इसी तरीके से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे अगर हम बढ़ेंगे तो हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझना है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है कि किसी भी एलिमेंट के अलग अलग ऑर्बिट्स होते हैं और उन ऑर्बिट्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद रहेंगे उसका एक रूल होता है। क्या रूल है, मैं यहाँ पर लिख के बता रही हूँ आपको। जो रूल होता है वो है 2n²। ये है इसका रूल कि कितने इलेक्ट्रॉन्स किसी ऑर्बिट में मौजूद रहेंगे, वो निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, 2n²। तो जो पहला ऑर्बिट होता है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हम n से डिनोट करते हैं, तो जो पहला ऑर्बिट होता है उसको k शेल कहा जाता है, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, तो 2n²। तो n यहाँ पर 1 है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हुआ, तो 2 × 1 इट इज इक्वल्स टू 2। तो पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स ही अट सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा ऑर्बिट होता है जहाँ पर n इक्वल्स टू 2 हो गया, जिसको हम l
शेल कहते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, तो 2n², n यहाँ पर अब 2 हो गया, सो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, सो 2 इंटू 4 करेंगे तो 8। तो जो सेकेंड ऑर्बिट है वहाँ पर हम 8 इलेक्ट्रॉन्स को ही भर सकते हैं। उसके बाद आता है जो थर्ड ऑर्बिट जहाँ पर n इज इक्वल्स टू 3 है, जिसको हम m शेल कहते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, सो 2n², n यहाँ पर 3 है, 3 का स्क्वायर हुआ 9, तो 2 9 जा 18, तो हम 18 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर एकोमोडेट कर सकते हैं इस ऑर्बिट में। n जो शेल होता है वहाँ पर ये फोर्थ ऑर्बिट है, सो n इट इज इक्वल्स टू 4, सो 4 का स्क्वायर होता है 16, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा 2 इंटू 16, दैट इज इक्वल्स टू 32। सो फोर्थ वाले ऑर्बिट में हम 32 इलेक्ट्रॉन्स को डाल सकते हैं। अब यहाँ पर जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम कैन नॉट हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। सो कोई भी एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम है उसका जो बाहरी ऑर्बिट है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, वहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हम नहीं डाल सकते, मतलब वो 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा ऑक्यूपाई नहीं कर सकता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए एटॉमिक डायग्राम्स ऑफ एटम्स ऑफ द फर्स्ट 20 एलिमेंट्स यहाँ पर दिखाया गया है। तो देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, इसका एटॉमिक नंबर है 1। सो एटॉमिक नंबर 1 मतलब क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 1। तो देखिए इसके फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, वो है 2। सो देखिए इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 और 2। वैसे ही लिथियम है, इसका क्या है एटॉमिक नंबर 3। सो देखिए पहले वाले ऑर्बिट में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन अट सकते थे, ठीक है, तो 2 तो आ गए, उसके बाद उसको सेकंड ऑर्बिट पे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पहली वाली ऑर्बिट को प्रॉपरली फिल किए बिना हम नेक्स्ट ऑर्बिट पे नहीं जा सकते। तो फर्स्ट ऑर्बिट में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ चुके हैं तो एटॉमिक नंबर इसका क्या था, 3 था, तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2 तो यहाँ पर आगे फर्स्ट ऑर्बिट पे, थर्ड को हमको नेक्स्ट ऑर्बिट जो कि सेकंड ऑर्बिट है वहाँ पर लाना पड़ेगा। फिर यहाँ पर अगर आप बेरिलियम को देखें तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है 4। सो 2 तो फर्स्ट ऑर्बिट में आ गए और बाकी के 2 चले जाएंगे सेकंड ऑर्बिट में, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। वैसे ही बोरॉन, इसका एटॉमिक नंबर क्या है 5। सो देखिए 2 पहले ऑर्बिट में आ गए, अब बाकी के जो 3 हैं वो सेकंड ऑर्बिट में डाले जाएंगे। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है 6। सो यहाँ पर आप देखिए 2 फर्स्ट ऑर्बिट पे और बाकी के 4 आ गए सेकंड ऑर्बिट पे। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। सो यहाँ पर 2 आ गए फर्स्ट ऑर्बिट पे और इसी तरीके से जो 5 है, 2 + 5 7 होता है, तो बाकी के जो 5 इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ पे आ गए हैं, सेकेंड ऑर्बिट में। ऑक्सीजन पे अगर बढ़ेंगे तो यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर है 8। सो फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है, बाकी 6 जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ पे चले जाएंगे, वो चले जाएंगे सेकेंड ऑर्बिट पे। फ्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, Z = 9। सो 9 कैसे लिखेंगे, 7 + 2, मतलब पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स और बाकी के 7 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे जाएंगे, सेकेंड ऑर्बिट पे। नियॉन, नियॉन क्या है, ये नोबल एलिमेंट है, ठीक है, तो यहाँ पर Z हो जाता है 10, यानी कि पहले ऑर्बिट में तो 2 ही भर पाएंगे, बाकी के 8 कहाँ चले जाएंगे, बाकी के 8 चले जाएंगे सेकेंड ऑर्बिट में। तो देखिए सेकेंड ऑर्बिट का भी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो एकोमोडेट कर सकता है वो अभी भर चुका है। तो अब और सेकेंड ऑर्बिट में हम इलेक्ट्रॉन्स को नहीं डाल पाएंगे, अब हमको थर्ड ऑर्बिट पे बढ़ना पड़ेगा। कहाँ से, सोडियम से, जिसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 11। सो देखिए 2 हो गया फर्स्ट ऑर्बिट में, 8 हो गया सेकेंड ऑर्बिट में, सो 2 + 8 हो गया 10, बाकी का जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे आ गया है, थर्ड ऑर्बिट में आ गया है। मैग्नीशियम का क्या होता है, 12 होता है। सो वैसे ही देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट ऑर्बिट पे, फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स सेकेंड ऑर्बिट पे और जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो थर्ड ऑर्बिट पे आ गया है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर देखिए 13। सो 13 होने से क्या होगा, 2 फर्स्ट ऑर्बिट, फिर 8 सेकेंड ऑर्बिट पे और 3 इलेक्ट्रॉन्स आ गए थर्ड ऑर्बिट पे। सिलिकॉन का जो होता है उसका एटॉमिक नंबर है 14, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स भी 14 ही होंगे, तो 2 8 4। सो 2 फर्स्ट ऑर्बिट, 8 सेकेंड ऑर्बिट, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गया लास्ट ऑर्बिट जो कि थर्ड ऑर्बिट है। तो इसी तरीके से फॉस्फोरस में 2 8 5, उसके बाद 2 8 6, क्लोरीन में 2 8 7, आर्गन का होता है, ये अगेन एक नोबल एलिमेंट है, सो 2 8 8, ठीक है। अब यहाँ से आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है,
कि पोटेशियम का यहाँ पर 289 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि थर्ड ऑर्बिट का मतलब क्या है 2n², सो n यहाँ पर क्या है 2 × 3², सो वो हो रहा है 2 × 9 विच इज इक्वल्स टू 18। तो थर्ड ऑर्बिट में तो हम 18 इलेक्ट्रॉन्स को भर सकते थे, बट यहाँ पर हमने 9 क्यों नहीं लिखा, इसको 2881 क्यों लिखा। तो इसका चीज आपको ध्यान में रखना है कि पोटेशियम के नियरेस्ट जो नोबल एलिमेंट है वो कौन है, वो है आर्गन। आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है 288। तो देखिए पोटेशियम के लिए 288 कॉन्फ़िगरेशन पे जाना कब इजी होगा, जब वो लास्ट का जो एक इलेक्ट्रॉन उसके फोर्थ ऑर्बिट में है उसको वो क्या कर देगा, लूज कर देगा, तो फिर उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आर्गन के बराबर हो जाएगा। तो केमिस्ट्री में ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि हर एक एलिमेंट उसके नियरेस्ट नोबल एलिमेंट के कॉन्फ़िगरेशन को पाना चाहती है। तो उसको पाने के लिए वो क्या कर सकती है, या तो वो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकती है या फिर वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकती है। तो यहाँ पर पोटेशियम का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 28, तो हो गए यहाँ पर कितने 28 मिलाकर हुआ 10, तो 289 ना होकर 2881 क्यों हुआ, क्योंकि जो आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन है वो 288 है। तो नेक्स्ट जो एक इलेक्ट्रॉन है वो उसके फोर्थ ऑर्बिट में चला जाएगा, जिसको वो अगर लूज कर देता है तो उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आर्गन जो कि इसका नियरेस्ट नोबल एलिमेंट है उसके जैसा हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ से जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो 2881 होती है, 2882 होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। कभी भी जो थर्ड ऑर्बिट है वहाँ पर हम 18 इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्यूपाई कराने की रूल है, बट 18 इलेक्ट्रॉन्स उसमें आते नहीं हैं। क्यों नहीं आते, मैंने वो आपको एक्सप्लेन करके बता दिया है। तो आशा करती हूँ कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको क्लियरली समझ आया होगा। मैंने इसको डिटेल में इसलिए समझाया कि अगर आपकी केमिस्ट्री वीक है तो मेरे समझाने से शायद यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का वो क्लियर हो जाए। अब देखिए यहाँ पर जो 20 एलिमेंट्स है उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बताया हुआ है। सो वही चीज़ जो हमने पिछले यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ी वही यहाँ पर दिया है कि देखिए हाइड्रोजन में जो उसका एटॉमिक नंबर वो 1 होता है, मास नंबर भी यहाँ पर 1 होता है। तो एटॉमिक नंबर 1 है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे 1 होंगे। और यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला क्या है कि मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, सो 1 - 1 करते हैं तो 0, तो इसकी न्यूट्रॉन्स नहीं होती है। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1, सो इसकी वैलेंसी क्या है वो भी हो जाती है 1। हीलियम जो है जो कि एक नोबल एलिमेंट है, सो इसका जो एटॉमिक नंबर वो है 2 और फिर इसका मास नंबर है यहाँ पर 4। सो 2 एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स भी 2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो वो रह गया। मास नंबर से अगर हम एटॉमिक नंबर को माइनस करते हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमको 2 मिला। इसकी जो वैलेंसी है वो 0 है क्योंकि ये नोबल एलिमेंट है, तो इसको किसी के भी साथ बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका जो आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीट हो चुका है। एक ही उसकी ऑर्बिट है, वही उसकी आउटर मोस्ट शेल है, और ऑर्बिट जो लास्ट वाली होती है इसमें ड्यूप्लेट रूल फॉलो होता है। फर्स्ट ऑर्बिट में क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई कर सकते हैं जो कि इसमें पूरी हो चुकी है, तो इसको किसी के साथ पेयर करने की जरूरत नहीं है, तो ये ड्यूप्लेट रूल फॉलो कर रहा है। आगे अगर हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर लिथियम का जो है वहाँ पर आप देखिए इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि इसकी एटॉमिक नंबर 3 है तो वो है फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स भर गए, फिर सेकेंड ऑर्बिट में पहला वाला मतलब जो एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है वो वहाँ पे चला जाएगा। तो ये जो 1 है इस एक इलेक्ट्रॉन को अगर ये लूज कर देता है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, नियरेस्ट नोबल एलिमेंट हीलियम जैसी हो जाएगी। तो इसीलिए इसकी वैलेंसी क्या है, इसकी वैलेंसी 1 है क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करने से इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो हीलियम जैसी हो जाएगी। बेरिलियम क्या करेगा, वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम जैसी हो जाएगी, इसलिए इसकी जो वैलेंसी है वो 2 है। बोरॉन का वैसा ही 3 इलेक्ट्रॉन अगर ये लूज कर देता है तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन हीलियम जैसी हो जाएगी, तो इसकी वैलेंसी हो गई 3। कार्बन का आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये क्या करेगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को या तो ये लूज कर सकता है या फिर किसी और एलिमेंट से ये 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है, तो इसलिए इसकी जो वैलेंसी है वो हो जाएगी 4। क्यों, अगर ये 4 लूज कर देता है तो फिर इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी हीलियम जैसी, और अगर ये 4 गेन कर लेता है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी नियॉन जैसी। तो ये या तो 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है या फिर 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, इसलिए इसकी जो वैलेंसी है वो हो गई 4। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, यानी कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 7 है, तो पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, बाकी के 5 सेकेंड ऑर्बिट में चले गए। अब 5 में हम कितना जोड़े ताकि जो उसका कॉन्फ़िगरेशन है वो नियॉन के बराबर हो जाए,
तो 5 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो नियॉन के बराबर हो जाएगा, जो कि है 2A। यहाँ पर हम नियॉन को क्यों देख रहे हैं, क्यों नहीं हम हीलियम को देख रहे हैं? क्योंकि किसी भी एलिमेंट के लिए 5 इलेक्ट्रॉन लूज करना डिफिकल्ट होता है, उसके लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना ज़्यादा इजी है। तो वो क्या करेगा, वो 3 इलेक्ट्रॉन्स किसी और एलिमेंट से गेन कर सकता है, तो उसकी वैलेंसी हो गई 3। ऑक्सीजन के आउटर ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर वो गेन करेगा तो उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो नियॉन के बराबर हो जाएगी, तो इसलिए इसकी वैलेंसी हो गई 2। फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में यानी कि सेकंड ऑर्बिट जो कि उसका आउटर मोस्ट शेल है, वहां पर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 7। तो ये अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी एलिमेंट से लेता है तो फिर उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो नियॉन जैसी हो जाएगी, जिस वजह से इसकी वैलेंसी हो गई 1। नियॉन क्योंकि ये एक नोबल एलिमेंट है, क्यों ये नोबल एलिमेंट है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एकदम कंप्लीट है। पहले ऑर्बिट में 2 और जो इसका आउटर मोस्ट शेल है उसमें 8 ही होता है, और आउटर मोस्ट शेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई कर सकते हैं, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट है, तो इसकी वैलेंसी क्या है, 0। इसको किसी के साथ बॉन्ड फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। वैसे ही अगर सोडियम को देखें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स की नंबर भी 11 होगी, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 281। अब देखिए अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन नियॉन जैसी हो जाएगी, तो इसलिए इसकी वैलेंसी 1 है। मैग्नीशियम अगर 2 लूज करता है तो सेम नियॉन जैसी उसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, तो इसकी वैलेंसी 2 है। फिर एल्यूमिनियम 3 लूज करेगा तो इसलिए इसकी वैलेंसी 3 है। सिलिकॉन जो है यहाँ पर 4 है, तो या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है या फिर लूज कर सकता है, इसलिए इसकी जो वैलेंसी है वो है 4। फॉस्फोरस में आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने पड़ेंगे, इसलिए इसकी जो वैलेंसी है वो 3। सल्फर का आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स की नंबर है वो है 6, सो इट विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम सम अदर एलिमेंट, सो इसकी जो वैलेंसी है वो है 2। क्लोरीन एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इसकी वैलेंसी है 1। आर्गन, आर्गन अब हो गया है क्या, नोबल एलिमेंट, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है, तो वो तो इसने सेटिस्फाई कर दिया। सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है, तो वो भी इसने कर दिया। और जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें भी हम 8 ही इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्यूपाई कर सकते हैं, इसलिए ये वाला इसने फुलफिल कर दिया। तो क्योंकि ये नोबल एलिमेंट है तो ये किसी के साथ भी पेयर करने की इसको जरूरत नहीं है, तो इसकी वैलेंसी हो गई 0। पोटेशियम से जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 289 ना होकर 2881 है। क्यों ऐसा है, क्योंकि इसका नियरेस्ट जो नोबल एलिमेंट है वो है आर्गन। आर्गन का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उसी को सभी पाना चाहते हैं, ठीक है, पोटेशियम, कैल्शियम। तो वो क्या करेंगे, वो इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देंगे, जिस वजह से उसकी वैलेंसी 1 है, ताकि वो आर्गन जैसा कॉन्फ़िगरेशन पा ले। कैल्शियम क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके आर्गन जैसा जो उसका कॉन्फ़िगरेशन है पाने की कोशिश करेगा, इसलिए इसकी वैलेंसी 2 है। सो आशा करती हूँ कि मैंने आपको जो एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन है और जो वैलेंसी है वो मैंने ठीक तरीके से सिखा पाया हो। तो इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मेरे समझाने के बाद आपको क्या समझ आया या नहीं आया वो आपको यहीं से पता चल जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा करूँगी ताकि ये आपके लिए विजिबल हो जाए। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, यहाँ से ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। कहाँ से, इस जगह से 28 से, यहाँ से ऑक्टेट रूल फॉलो होती है, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो 8 ही हो सकता है। तो ऑक्टेट रूल यहाँ से फॉलो हो रहा है। अब आगे बढ़ेंगे। सो यहाँ पर जो चीज़ आपको दी गई थी वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलॉन्ग विद देयर एटॉमिक नंबर सबकी दी गई है। इसमें एक छोटे से मिस्टेक है, यहाँ पर ये 10 ना होकर ये 8 होना चाहिए। तो अगर आप चाहें तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि हर एक एलिमेंट की जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है और इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है हर एक शेल में वो कैसा है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपके लिए ईजी रहेगा। 20 एलिमेंट्स को याद करने का फॉर्मूला, तो हमको छोटे से क्या सिखाया गया था कि इनके जो सिंबल होते हैं, जैसे हाइड्रोजन का है H, फिर हीलियम का ही, लिथियम का Li, बेरिलियम का Be, बोरोन का B, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F, नियॉन का Ne, सोडियम का Na, मैग्नीशियम का Mg, एल्यूमिनियम का Al, सिलिकॉन का Si, फॉस्फोरस का P, सल्फर का S, क्लोरीन का Cl, आर्गन का Ar, पोटेशियम का K और कैल्शियम का Ca। तो मैं इसको कैसे याद करती थी, जब हम 9th ग्रेड में गए थे तो मेरे एक दोस्त ने कहा था कि इन्हीं सिंबल्स को याद करना है उनके ऑर्डर में। कैसे, ह ही ली बी ब क न, ओ फ नी न, मग अल सी, प स कल अर क का। एक और बार बोल रही हूँ, तोड़ तोड़ के याद कीजिएगा। ह ही ली बी यहाँ तक, ब क न, ओ फ नी न, मग अल सी, प स कल अर क का।
ऐसे करके। मैं तो ऐसे ही याद करती थी, हमारे सारे दोस्त भी ऐसे ही याद करते थे। देखिए कि अगर आप इस तरीके से याद कर पाते हैं कि नहीं, तो आपके लिए आसानी होगी, क्योंकि एटॉमिक नंबर अगर आपको याद रहेगा तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का भी पता रहेगा, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में जो ऑर्बिट्स है वो भी मैंने समझा दिया है कि किस ऑर्बिट्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो आप आसानी से किसी भी एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है उसको आप ढूंढ पाएंगे, उसको आप फाइंड आउट कर पाएंगे। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि अगर आप देखें तो यहाँ पर जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम एटम की एटॉमिक नंबर कितनी है, 12, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं, 12, ठीक है। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होना चाहिए, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स और थर्ड ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो वही चीज यहाँ पर देखिए दिखाई गई है। यहाँ पर क्या बताया है कि द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम कैन नॉट हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, जो मैंने आपको पहले से ही बता दिया था। आगे बढ़ेंगे तो हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सो यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। सो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शन आते हैं। पहला वाला क्या है, पहला वाला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, अ रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस इज कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 या 2 से ज़्यादा जो सब्सटेंसेस है वो साथ मिलके कंबाइन करके हमको एक ही सिंगल सब्सटेंस देता है। इस टाइप के रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ए और बी ये 2 अलग अलग सब्सटेंस है, ये 2 कंबाइन करके हमको एक कंपाउंड दे रहा है या एक सिंगल सब्सटेंस दे रहा है जो कि है ए बी। तो यहाँ पर ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स क्या है, तो मैंने 2 रिएक्शन के एग्जाम्पल दिया है। कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है ताकि हमको कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिले। तो देखिए कार्बन जो है वो एक सब्सटेंस है, वो एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन दूसरी एलिमेंट है, दोनों एलिमेंट कंबाइन करके हमको एक कंपाउंड दे रहा है जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और यहाँ पर हीट रिलीज होती है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम, जो एलिमेंट है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके यानी कि कंबाइन करके एक हमको कंपाउंड दे रहा है जो कि है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट बढ़ेंगे तो वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, अ रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड ब्रेक्स अप ऑन हीटिंग इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है कि एक कंपाउंड जो है उसको जब हीट दिया जाए तो वो टूटकर 2 या 2 से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में वो टूट जाता है। तो इसी टाइप के रिएक्शन को हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर ए बी एक कंपाउंड है, उसको हीट दी गई तो वो ब्रेक करके हमको 2 अलग अलग सिंपलर सब्सटेंसेस दे रहा है जो कि है ए और बी। तो इसका अगर हम एग्जांपल देखें रिएक्शन वाला, तो देखिए यहाँ पर वाटर है, वाटर से अगर हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो हमको अलग अलग एलिमेंट्स मिलते हैं। दो क्या है, वो है हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। तो इसको हम क्या कहते हैं, इस रिएक्शन को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। लाइसिस मतलब तोड़ना, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। सो पानी जो एक मॉलिक्यूल है, जो एक कंपाउंड है, वो टूटकर हमको 2 अलग अलग सब्सटेंसेस यानी कि 2 अलग एलिमेंट्स दे रहा है। सो डीकम्पोजिशन में क्या होता है कि एक जो सब्सटेंस है या जो कंपाउंड है वो टूटकर हमको 2 सिंपलर सब्सटेंस देता है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट दे, जहाँ पर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, तो हमको 2 सब्सटेंसेस जो कि सिंपलर सब्सटेंसेस है वो मिलते हैं। एक तो है CaO जिसको हम क्विक लाइन कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, और दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। आगे बढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अ रिएक्शन इन विच अ मोर एक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस एक्टिव एलिमेंट फ्रॉम अ कंपाउंड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि इस रिएक्शन में जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है उसको उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है, यानी कि उसको हटा देता है। तो इसको अगर हम देखें तो देखिए ए बी यहाँ पर क्या है, एक कंपाउंड है, और यहाँ पर जो C एक एलिमेंट है वो इनके साथ रिएक्ट कर रहा है। C एलिमेंट क्या कर रहा है, C एलिमेंट AB कंपाउंड से A को डिस्प्लेस कर दे रहा है। तो डिस्प्लेस करने से जो नया कंपाउंड बन रहा है वो क्या बन रहा है, CB। तो जो C एलिमेंट है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, इट इज़ मोर रिएक्टिव देन एलिमेंट A। दैट इज वाई इट इज़ एबल टू डिस्प्लेस A फ्रॉम AB कंपाउंड, और A हमको यहाँ पर अलग से मिलता है। तो ऐसे कुछ रिएक्शन जो हमको एग्जाम्पल में दिए गए थे बुक में, वो क्या है कि जब आयरन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है तो क्योंकि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू कॉपर, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन की पोजीशन कॉपर से ऊपर है,
तो रिएक्टिविटी सीरीज में किसी भी एलिमेंट की पोजीशन अगर दूसरे एलिमेंट से ऊपर होती है यानी कि वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो क्योंकि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है तो आयरन ने क्या किया, कॉपर सल्फेट जो सोल्यूशन है वहां से कॉपर को हटा दिया और उसने एक नया कंपाउंड बनाया, वो है आयरन सल्फेट FeSO4, और हमको अलग से यहाँ पर कॉपर मिल गया। तो अगर आप देखेंगे कि कलर चेंज क्या आ रहा है, कलर चेंज से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। कॉपर सल्फेट का कलर है ब्लू, आयरन का कलर होता है ग्रे। तो आयरन सल्फेट जब बनता है तब ये जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर है वो ग्रीन में बदल जाता है, ठीक है, और हमको अलग से कॉपर उस बॉटम ऑफ द कंटेनर में अलग से मिल जाता है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जो एग्जांपल है, यहाँ पर जिंक रिएक्ट कर रहा है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ। अब जिंक की भी जो पोजीशन है वो कॉपर से ऊपर है, यानी कि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर। तो जिंक क्या करेगा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर पाएगा और वो बना देगा जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, और अलग से हमको यहाँ पर कॉपर मिलेगा। तो देखिए जिंक का कलर क्या है, ग्रे, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो कलर होता है वो ब्लू होता है। बट जैसे ही जिंक सल्फेट बना तो उस सोल्यूशन का कलर क्या हो गया, कलरलेस हो गया। तो ये जो कलर चेंज होता है ये आपको याद रखना है कि जब आयरन कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है तो कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है वो चेंज हो जाता है ग्रीन में, क्योंकि अभी जो हमको नया सॉल्ट मिला वो क्या है, वो है आयरन सल्फेट। आगे बढ़ेंगे तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हमको समझना है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, अ केमिकल रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स इन देयर एक्वस स्टेट exchange their ions or radicals to form new compounds is called double displacement reaction. So इस रिएक्शन में क्या होता है कि हमारे पास दो कंपाउंड्स होते हैं उनके एक्वस स्टेट में, ये क्या करते हैं, ये अपने आयंस या रेडिकल्स को एक्सचेंज करते हैं और एक्सचेंज करने के बाद ये दो नए कंपाउंड्स बनाते हैं। सो इसी टाइप के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अगर आप इस चीज को देखें जिसको मैंने मोटा करके लिखा है कि हमारे पास दो कंपाउंड्स हैं AB और एक है CD। यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए C जो है वो A को डिस्प्लेस कर दे रहा है, तो C ने क्या कर दिया, A को डिस्प्लेस करके उसने नया कंपाउंड क्या बनाया, CD। और यहाँ पर जो D था, D ने क्या किया, क्योंकि A डिस्प्लेस हो चुका है तो D A के साथ जुड़ के उसने एक और नया कंपाउंड बनाया। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब रिएक्शन ऑफ बेस विथ एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर एंड हीट इज इवॉल्व्ड इन दिस रिएक्शन। सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है और एज अ प्रोडक्ट हमको सॉल्ट मिलता है और पानी मिलता है, और इस रिएक्शन में हीट रिलीज होती है। तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब जहाँ पर हीट का रिलीज हो। तो देखिए यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है और हमको सॉल्ट के तौर पे सोडियम क्लोराइड मिल रहा है और पानी मिल रहा है और हीट यहाँ पर रिलीज हो रही है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। दूसरा जो टाइप ऑफ रिएक्शन जो कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल होता है वो है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जो कि इस वाले में दिखाया गया है। क्या कहलाता है ये, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, मतलब यहाँ पर प्रेसिपिटेट बनती है। सो क्या हो रहा है यहाँ पर, बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करके बेरियम सल्फेट जो कि एक वाइट प्रेसिपिटेट है वो फॉर्म कर रहा है और सोडियम क्लोराइड सॉल्ट या सोडियम क्लोराइड जो कंपाउंड है वो हमको दे रहा है। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये जो दोनों रिएक्शन है ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ही एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ पे आपको ये जो चीज़ है अच्छे से समझ लेनी है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब जो आता है वो है रिएक्टिविटी सीरीज को हम कैसे याद रखें। तो रिएक्टिविटी सीरीज को याद रखने की एक नेमोनिक्स है जो मैंने यहाँ पर दे के रखी है। नेमोनिक्स मतलब क्या, कि इजी वे में हम कैसे रिएक्टिविटी सीरीज को याद रखें, मतलब कौन सा एलिमेंट किसके ऊपर है या क्या ऑर्डरिंग है, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज में उसको याद करने का नेमोनिक्स क्या है, वो है प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड प्लेट। क्या है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड प्लेट। सो यहाँ पर जो पहले लेटर्स हैं हर एक वर्ड के, वही हमको याद करने में मदद करेंगे कि कौन सा एलिमेंट कब आएगा। सो प्लीज स्टार्ट हो रहा है पी से, तो यहाँ पर पोटेशियम सबसे ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में, ये मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। स्टॉप एस यानी कि सोडियम की बात हो रही है, सिंबल्स मैंने यहाँ पर पास में दिया हुआ है। कॉलिंग में क्या है, Ca है, ठीक है, तो कैल्शियम हो गया।
मी में M है यानी कि मैग्नीशियम, A में तो एल्यूमिनियम में भी A होता है, केयरलेस का जो C है उससे आया कार्बन। तो आपको याद रखना है कॉलिंग का Ca यानी कि कैल्शियम, कैल्शियम ऊपर है, उसके बाद वाला जो C है वो है कार्बन। जिब्रा का Z यानी कि जिंक, इंस्टेट का I यानी कि आयरन, ट्राई का T मतलब टिन, लर्निंग का L मतलब लेड, हाउ का H मतलब हाइड्रोजन, कॉपर का तो कॉपर ही है, सेव्स में जो S है इसका मतलब सिल्वर, गोल्ड तो गोल्ड ही है, प्लेट का मतलब यहाँ पर P से प्लैटिनम है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कौन है, वो है पोटेशियम, और लीस्ट रिएक्टिव जो है वो है प्लैटिनम। सो इस चीज को अगर आप याद रखेंगे तो आपको अगर रिएक्टिविटी सीरीज से कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, कैसा दिया जाता है, आपको 4-5 रिएक्शंस दिए रहेंगे और आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन सा रिएक्शन नहीं होगा। तो उसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। तो मैंने आपको तरीका बता दिया कि किस तरीके से आपको याद करना है, आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और घर पर इसको याद करिए बार बार। नेक्स्ट जो आएगा कि जहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में एक ब्लू बॉक्स में दिया था। क्या दिया था कि कॉपर के जो बर्तन होते हैं वो जब लंबे समय तक मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में रहते हैं तो उनके ऊपर एक डल ग्रीन कोटिंग सी आ जाती है, एक हरे रंग की परत पड़ जाती है, डल होती है वो। तो उस कोटिंग में है क्या, कभी कभार कोटिंग का कलर पूछ लिया जाता है, तो कलर क्या है, ग्रीन। और कभी कभार पूछ लिया जाता है कि उस ग्रीन कोटिंग में है क्या। द ग्रीन मटेरियल इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड यानी कि CuOH होल ट्वाइस एंड कॉपर कार्बोनेट यानी कि CuCO3। सो जो हरी परत पड़ती है वो दो चीज का मिक्सचर है। किस किस का मिक्सचर है, कॉपर हाइड्रोक्साइड का और कॉपर कार्बोनेट का। 3 से 4 बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और रिएक्टिविटी सीरीज से तो हर साल क्वेश्चन रहता है, हर एक क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन रहता है। आगे बढ़ेंगे तो हम एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स को डिस्कस करेंगे। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है, यहाँ से भी हर बार क्वेश्चन रहता है। क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। कैसे, कभी कभार आपको बता दिया जाता है कि एसिड्स के नाम दिए रहते हैं तो उसके सोर्स क्या है, कहाँ पर वो प्रेजेंट रहता है, वो आपको मैच करना होता है या फिर फिलअप के तौर पर दिया रहता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी एसिड कहाँ पर मौजूद होती है, जो मैंने यहाँ पर अच्छे से आपको दे दी है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो एसिटिक एसिड होता है वो विनेगर में मौजूद होता है। फॉर्मिक एसिड चींटी की जो डंक होती है या जो हनी बी की जो डंक होती है वहां से ये रिलीज करते हैं। सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट्स में होते हैं, खट्टे फल में होते हैं, जैसे कि लेमन्स एंड ऑरेंजेस, ठीक है। लैक्टिक एसिड दही में होता है, कर्ड में होता है। ऑक्सैलिक एसिड स्पिनच में होता है यानी कि पालक का जो साग होता है उसमें। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का ही एक नाम है, अलग नाम है। तो एस्कॉर्बिक एसिड किन में पाया जाता है, आंवला में, और जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उनमें भी पाया जाता है, यानी कि लेमन्स एंड ऑरेंजेस में भी ये पाया जाता है। टार्टरिक एसिड पाया जाता है इमली में, टैमरिंड में, अंगूर में, और जो कच्चे आम होते हैं उनमें, अनराइप मैंगोज मतलब कच्चे आम में पाया जाता है। मैलिक एसिड जो है वो सेबों में पाया जाता है, एप्पल्स में पाया जाता है। तो अभी तक मैंने जितने भी एसिड्स बोले वो नेचुरली ऑकरिंग एसिड्स है, मतलब वो नेचुरली हमारे नेचर में प्रेजेंट है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो एक सिंथेटिक एसिड है, यानी कि इनको हम लैब्स में बनाते हैं। तो सिंथेटिक एसिड दो जगह पे पाए जाते हैं, एक तो टॉयलेट क्लीनर्स में होते हैं और दूसरा हमारा स्टमक में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं वहाँ पे जो गैस्ट्रिक जूस बनती है उसका एक कंपोनेंट है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आज के सेशन में जो भी मैं डिस्कस करने वाली हूँ यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा ही मिलेगा, ये दावा मैं कर सकती हूँ। नेक्स्ट जो है बेसिस। सो कुछ बेसिस जो होती है उनके भी सोर्स पूछ लिए जाते हैं या फिर सोर्स दिया रहता है, आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि उनमें कौन सा बेस मौजूद है। तो ज़्यादातर मैच द फॉलोइंग के तौर पे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो लाइम वाटर में पाया जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनर में पाया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड साबुन में पाया जाता है, सोप्स में पाया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो एंटासिड, जिसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जानते हैं, उसमें पाया जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं कि ये ऐसी चीज होती है जो कि एसिड या फिर बेस के कांटेक्ट में आने से इनके रंग में परिवर्तन आता है, इनके कलर में चेंज आता है, जिसके वजह से हम बता सकते हैं कि उस चीज की जो नेचर है वो क्या एसिडिक है कि बेसिक है। तो जो इंडिकेटर्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स एंड सिंथेटिक इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स मतलब वो नेचुरल चीज़ों से बनती है,
और सिंथेटिक इंडिकेटर्स को हम लैब्स में बनाते हैं। तो सबसे पहले हम नेचुरल इंडिकेटर्स को जान लेते हैं और उनका कलर क्या चेंज आता है एसिड और बेस के कांटेक्ट में आने से, उनको हम देखेंगे। तो इसकी भी स्क्रीनशॉट आप लेकर रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से भी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन रहता है। सो जो हल्दी होती है जिसको हम अंग्रेजी में टर्मरिक कहते हैं, उसका एक्चुअल कलर क्या है? येलो कलर है। एसिड में उसका कलर येलो ही रहता है, मतलब चेंज इन कलर होता नहीं है। एनसी मतलब नो चेंज, यहाँ पर नो चेंज इन कलर। बट जैसे ही वो बेसिक चीज के कांटेक्ट में आता है तो वो रेड कलर देता है, ठीक है, रेडिश एक कलर आती है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो नेचुरल इंडिकेटर है वो है चाइना रोज के जो पेटल्स होते हैं, तो उसका सोल्यूशन बनाया जाता है जिसका जो कलर होता है, ओरिजिनल कलर क्या होता है, वो होता है लाइट पिंक। अब यही इंडिकेटर जो कि लाइट पिंक इन कलर है, जिसका जो ओरिजिनल कलर लाइट पिंक है, वो एसिडिक सब्सटेंस के कांटेक्ट में आने से जो उसका कलर परिवर्तन होता है डार्क पिंक में, और बेसिक चीज़ों के कांटेक्ट में आने से वो हरा कलर देता है, ग्रीन कलर देता है। फिर जो आता है लिटमस। लिटमस दो तरीके के होते हैं। लिटमस हमको लाइकेंस से मिलता है। लाइकेंस में सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है फंजाई और एल्गी के बीच में। सो दो कलर में लिटमस पाया जाता है, ब्लू लिटमस। सो ब्लू लिटमस का ओरिजिनल कलर क्या है? ब्लू ही है। एसिडिक सब्सटेंस के कांटेक्ट में आते ही ये रेड कलर में चेंज हो जाता है और बेस में ये ब्लू ही रहता है। रेड लिटमस का ओरिजिनल कलर है रेड, एसिडिक चीज़ों के कांटेक्ट में ये रेड ही रहता है, बट जैसे ये बेसिक सब्सटेंस के कांटेक्ट में आता है तो ये ब्लू कलर देता है। उसके बाद आता है बीट रूट। बीट रूट का जो एक्सट्रैक्ट होता है उससे अगर हम सोल्यूशन बनाते हैं तो उसका जो कलर होता है वो रेड होता है। ये एसिडिक चीज़ों के कांटेक्ट में आने से उसमें कोई भी कलर चेंज नहीं आती है, बट जैसे ही ये बेसिक चीज़ के कांटेक्ट में आती है तो ये येलो कलर में चेंज हो जाती है। उसके बाद आता है रेड कैबेज। तो कैबेज, रेड कैबेज आपने देखा होगा, तो उसको अगर पिस कर उसका जो सोल्यूशन अगर हम निकालें तो उसका ओरिजिनल कलर क्या होगा? वो है पर्पल। एसिडिक चीज़ों के कांटेक्ट में आने से इसका कलर बदल जाता है, या तो लाल रंग में या फिर पिंक कलर में, और बेसिक चीज़ के कांटेक्ट में आने से या तो ये हरा हो जाता है या फिर ये येलो हो जाता है। तो डिपेंड करता है कि जो स्ट्रेंथ है बेस की वो कैसे है, उस हिसाब से कलर चेंज आता है। नेक्स्ट जो है सिंथेटिक इंडिकेटर्स को हम डिस्कस करेंगे, तो वो क्या है? वो है फेनोल्फथलीन। फेनोल्फथलीन क्या है? ये एक कलरलेस इंडिकेटर है, मतलब इसका कोई कलर नहीं होता है। सो एसिडिक चीज़ के कांटेक्ट में आने से कोई भी कलर में इसमें परिवर्तन नहीं आती है, बट बेसिक चीज़ के कांटेक्ट में आने से ये पिंक कलर देती है। मिथाइल ऑरेंज एक और सिंथेटिक इंडिकेटर है। तो यहाँ पर क्या होता है कि इसका एक्चुअल कलर ऑरेंज है, और जब ये एसिडिक चीज़ के कांटेक्ट में आती है तो ये रेड कलर देती है, और बेसिक चीज़ के कांटेक्ट में आने से यहाँ पर ये येलो कलर देती है। एक और चीज़ जो मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस करने वाली हूँ वो है पीएच स्केल, ठीक है। सो पीएच स्केल में क्या होता है, जो 7 जो नंबर है वो न्यूट्रल दर्शाता है, मतलब न्यूट्रल सब्सटेंसेस जो ना तो एसिडिक है ना बेसिक है। 7 के कम, ठीक है, 7 के कम मतलब 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये वाले जितने भी स्केल होते हैं ये सभी एसिडिक बताते हैं। और 7 से ज़्यादा 14 तक 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ये बताते हैं बेसिक चीज़, ठीक है। तो जो 7 है वो न्यूट्रल है, जैसे कि पानी, ठीक है। एसिडिक चीज़ क्या हो जाएगी? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कोई भी एसिड हो जाएगा एसिडिक एसिड। बेसिक चीज़ों में क्या आ जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा। तो आपको याद रखना है कि पीएच स्केल की कौन सी न्यूट्रल होती है, कौन सा एसिडिक स्ट्रेंथ बताता है, कौन सा बेसिक स्ट्रेंथ बताता है। अब यहाँ से हम एक नए चीज़ पे बढ़ेंगे, जो कि है कि अगर किसी चीज़ में इम्प्यूरिटीज़ मौजूद हो, सपोज पानी में इम्प्यूरिटीज़ मौजूद है, तो इम्प्यूरिटीज़ की जो प्रेजेंस है उसके चलते पानी के बॉइलिंग पॉइंट और उसके फ्रीजिंग पॉइंट में क्या चेंजेस नज़र आएंगे। तो सबसे पहला वाला चीज़ जो है वो आपको ध्यान में रखना है कि अगर पानी में इम्प्यूरिटी मौजूद होती है तो उसकी फ्रीजिंग पॉइंट और भी नीचे चली जाती है। यूजुअली पानी की फ्रीजिंग पॉइंट कितनी है? 0 डिग्री सेल्सियस। सपोज हमने उसमें क्या मिला दिया? नमक मिला दिया। नमक मिलाने से क्या होगा? आइस में अगर हम नमक मिला देते हैं तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो हो जाता है -15 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए उसकी एक्चुअल फ्रीजिंग पॉइंट से वो कितना नीचे चला गया है। तो जब भी हम पानी में कोई भी इम्प्यूरिटी हो या कोई भी इम्प्यूरिटी मिलाते हैं तो फिर उसकी फ्रीजिंग पॉइंट और भी घट जाती है। जैसे कि अगर हम नमक को आइस में ऐड करें तो अभी ये जो फ्रीजिंग मिक्सचर हमको मिला, इट विल फ्रीज
एट और अबाउट -15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो ये तो फ्रीजिंग पॉइंट हमको समझ में आ गया। बॉइलिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट डालता है, तो अगर पानी में इम्प्योरिटी मौजूद हो तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट रेज हो जाती है। मतलब बॉइलिंग पॉइंट कितना है पानी का, 100 डिग्री सेल्सियस। तो अगर उसमें कोई इम्प्योरिटी मौजूद होगी तो वो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर पे वो बॉयल करना शुरू करेगी। तो क्या होता है कि जब हम नमक मिलाते हैं पानी में तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाता है, जो कि खाने के पकने में मदद करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यूजुअली तो 8th ग्रेड के पढ़ाई में है नहीं, और आपने देखा ही है कि सीटेट का जो क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल है वो 12 तक जा सकता है पेपर 2 के लिए। इसीलिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से भी ये लोग क्वेश्चन दे रहे हैं, जैसे 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक्चुअली होती क्या है? The specific heat of a substance is the amount of heat required to raise the temperature of a unit mass of that substance by 1 degree Celsius. So specific heat किसी भी वस्तु का वो चीज़ है, ये वो बताता है कि उसको कितना हीट एनर्जी चाहिए होगा इन ऑर्डर टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। सो अगर कोई एक चीज़ है जिसकी मास क्या है, यूनिट मास है, उसको कितना हीट एनर्जी देना होगा ताकि उसका जो टेम्परेचर है उसमें 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो, इसी को हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। तो देखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो यूं ही पूछ लिया जाता है, उनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमको बताई नहीं रहती है, एक नंबर होता है वो हमें देना चाहिए, अदरवाइज किसको याद रहेगा कि किसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में अगर नंबर्स ना दिए रहे कि वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इतनी है, मस्टर्ड ऑयल की इतनी है, तो फिर इन क्वेश्चंस को कर पाना तो बड़ा मुश्किल है। फिर भी मैंने जो 2 क्वेश्चंस देखे थे जो कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से पूछे गए हैं, उसके बेसिस पर मैंने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया है कि वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो सरसों के तेल से यानी कि मस्टर्ड ऑयल से ज़्यादा है। ठीक है, मस्टर्ड ऑयल से ज़्यादा होने के वजह से क्या होगा कि सपोज वाटर भी 40 डिग्री सेल्सियस पे है और मस्टर्ड ऑयल भी 40 डिग्री सेल्सियस पे है। अब हम इनको गर्म कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं ताकि ये 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक पहुंच जाए। अब दोनों को ही 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक पहुंचाना है, पर क्या होगा, वाटर को ज़्यादा हीट की ज़रूरत होगी एज कंपेयर टू मस्टर्ड ऑयल इन ऑर्डर टू रीच दिस टेम्परेचर, क्योंकि उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मस्टर्ड ऑयल से ज़्यादा है। आशा करती हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया था कि वहाँ पर हमको वुड, ग्लास और मेटल ये 3 चीज़ें दी गई हैं और हमसे कहा गया है कि इन तीनों चीज़ों को हॉट ओवन से हटाया गया है। सो इनमें से कौन सी चीज़ ज़्यादा आइस को मेल्ट करेगी? तो देखिए आप लोग क्या करेंगे, आप देखेंगे मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, सो इट विल एब्जॉर्ब मोर हीट एंड इट विल बी एबल टू मेल्ट मोर आइस। बट नहीं, इसका जो आंसर है वो है कि जो लकड़ी है वो ज़्यादा आइस को मेल्ट करेगी। क्यों? क्योंकि लकड़ी की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो कांच से ज़्यादा है और मेटल से भी ज़्यादा है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसकी है? वुड की है। तो जैसे ही इनको ओवन में रखा गया फॉर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम या कुछ टेम्परेचर तक इनको पहुंचाया गया, एज फॉर एग्जांपल तीनों को ही हमने ओवन में रखा और 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक इनको लाया गया। इस 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक पहुंचने में क्या होगा, वुड को ज़्यादा हीट एनर्जी की ज़रूरत होगी क्योंकि उसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ग्लास एंड मेटल। अब क्योंकि वुड ने ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब की इन ऑर्डर टू रीच दिस टेम्परेचर, तो जिस चीज़ में ज़्यादा हीट होती है वही ज़्यादा आइस को मेल्ट कर पाएगा, इसीलिए जो वुड है वो ज़्यादा आइस को मेल्ट करेगा। और यहाँ पर जो वाटर जिस कंटेनर में है वहाँ पर ट्रांसफर ऑफ हीट भी ज़्यादा होगी। तो चलिए 2 क्वेश्चंस जो थे वो एक बार देख लिया जाए जो कि स्पेसिफिक हीट से पूछी गई है। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है, पीसेस ऑफ 3 डिफरेंट मटेरियल्स both metal and glass of equal mass and temperature are removed from a hot oven and dropped into crushed ice. So 3 अलग अलग मटेरियल्स हैं, लकड़ी, धातु और कांच। इनकी क्या है, मास भी इक्वल है, टेम्परेचर भी इक्वल है। इनको हॉट ओवन से हटाया गया है आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन टेम्परेचर और इनको टूटे हुए आइस जो है उनके ऊपर एक एक करके रखा गया है। कौन इनमें से ज़्यादा आइस को पिघलाएगा? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा वुड, क्योंकि वुड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है, सो इट विल नीड मोर हीट एनर्जी टू रीच अप टू सर्टेन टेम्परेचर एंड एज इट हैज़ मोर हीट एनर्जी सो इट विल मेल्ट मोर ऑफ आइस।
तो ये गया, तो इसका आंसर हो जाएगा लकड़ी। और दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर है अ कंटेनर ए कंटेन्स 10 लीटर ऑफ वाटर। तो हमारे पास कंटेनर ए है जिसमें 10 लीटर ऑफ वाटर है और कंटेनर बी में हमारे पास 10 लीटर ऑफ मस्टर्ड ऑयल है। इनको वाटर बाथ में क्या किया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है। तो अब ये जो दोनों ही कंटेनर्स है इनकी टेम्परेचर कितनी है अभी 40 डिग्री सेल्सियस। दोनों ही कंटेनर को 70 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया जा रहा है। तो किस कंटेनर में हीट का ट्रांसफर ज्यादा होगा? तो यहाँ पर कंटेनर ए में क्या है, वाटर है और इसमें क्या है, मस्टर्ड ऑयल है, बी वाले में। ठीक है, अब 40 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को लेकर जाना है ताकि दोनों की ही जो टेम्परेचर है वो 70 डिग्री सेल्सियस पहुंचे। अब वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होने के कारण क्या होगा कि वाटर को ज़्यादा हीट की ज़रूरत होगी इन ऑर्डर टू रीच 70 डिग्री सेल्सियस एज कम्पेयर टू मस्टर्ड ऑयल। तो जो वाटर बाथ में दोनों को रखा गया है तो किस कंटेनर में हीट का ट्रांसफर ज़्यादा होगा? वाटर ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब कहाँ से करेगा? कंटेनर से ही एब्जॉर्ब करेगा। तो कहाँ पर हीट का ट्रांसफर ज़्यादा होगा? सो मोर हीट विल बी ट्रांसफर्ड इन ए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि ए वाले में पानी है तो कंटेनर से पानी की तरफ हीट का ट्रांसफर ज़्यादा कहाँ पे होगा? कंटेनर ए में होगा। तो इस टाइप के 2 क्वेश्चन स्पेसिफिक हीट से पूछे गए थे, मैंने आपको यहाँ पर करवा दिए। अगर यही क्वेश्चन रिपीट होता है तो यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट जो चीज़ है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो है कि रेट ऑफ इवेपोरेशन को कौन इफेक्ट करते हैं? व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इफेक्ट रेट ऑफ इवेपोरेशन? तो 4 फैक्टर्स है जो कि रेट ऑफ इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं, वो है सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, विंड स्पीड। ये चारों ही रेट ऑफ इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं। कैसे इफेक्ट करते हैं? जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा। लार्ज सरफेस एरिया इंक्रीजेस रेट ऑफ इवेपोरेशन। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा। हाई टेम्परेचर इंक्रीजेस रेट ऑफ इवेपोरेशन। जितना ज़्यादा हवा का स्पीड होगा उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा, यानी कि हाई विंड स्पीड इंक्रीजेस रेट ऑफ इवेपोरेशन। ह्यूमिडिटी जितनी कम होगी उतनी ही रेट ऑफ इवेपोरेशन होगी। तो सिर्फ यही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ह्यूमिडिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन। मतलब ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन घटेगी, ह्यूमिडिटी कमेगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगी। बाकी के जो तीनों चीज़ें हैं, सरफेस एरिया, टेम्परेचर और विंड स्पीड, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन। एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स को। यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको सिंथेटिक फाइबर्स के कुछ कुछ फीचर्स बता दिए जाते हैं और आपको आइडेंटिफाई करना होता है, या फिर बताया जाता है कि इनका इस्तेमाल इन इन चीज़ों को बनाने में क्यों होता है। तो हम बारी बारी से हर एक सिंथेटिक फाइबर्स को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि जो सिंथेटिक फाइबर है उनको प्रिपेयर कैसे किया जाता है। So all the synthetic fibers are prepared by a number of processes using raw materials of petroleum origin, जिनको हम पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। तो सिंथेटिक फाइबर्स के बनने में जो रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल होते हैं वो क्या है? पेट्रोलियम के चीज़ों से ही ये बनते हैं, पेट्रोकेमिकल्स से बनते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं इनको गर्मी मिलने से, हीट मिलने से ये पिघलने लगते हैं। तो फैब्रिक जो होती है सिंथेटिक फाइबर की, अगर किसी इंसान ने किचन में जाके खाना बनाया, समहाउ उसके कपड़े में आग लग गई जो कि सिंथेटिक फाइबर की बनी थी, तो वो जो फैब्रिक है वो पहले तो पिघल जाएगा और फिर उस इंसान की बॉडी के साथ वो चिपक जाएगा, जिससे सीवियर बर्न होने के चांसेस हो जाते हैं। जिस वजह से जब भी हम खाना पका रहे हो या लेबोरेटरी में काम कर रहे हो या फिर हम पटाखे जला रहे हो, हमको सिंथेटिक फाइबर के कपड़े नहीं पहनने हैं, हमको सूती कपड़ा पहनना है, कॉटन के कपड़े पहनने हैं। ठीक है, अब हम बारी बारी से हर एक सिंथेटिक फाइबर को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला वाला जो है वो है रेयॉन। रेयॉन आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से भी जाना जाता है, AKA मतलब ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क। तो रेयॉन में एक नेचुरल सोर्स को केमिकली ट्रीट करके रेयॉन बनाई जाती है। तो ये क्या है? वुड पल्प। वुड पल्प क्या है? लकड़ी तो एक नेचुरल सोर्स है, तो वुड पल्प को केमिकली ट्रीट करके हमको रेयॉन मिलता है। ये एक सिंथेटिक फाइबर है और ये सिल्क के कपड़ों से कम दाम में बन जाता है और पाया भी जाता है। सो इट इज़ चीपर देन सिल्क। तो ये तीनों चीज़ आपको रेयॉन के बारे में याद रखनी है। ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इस वाले पार्ट से कि रेयॉन बनता कैसे है, या रेयॉन इनमें से कौन सा फैब्रिक है जिसमें जो कि सिंथेटिक फाइबर की बनी हुई है बट उसमें एक नेचुरल सोर्स है, तो वो कौन है? वो है रेयॉन।
नेक्स्ट जो आता है वो है नाइलॉन। नाइलॉन फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर है, मतलब यहाँ पर कोई भी नेचुरल सोर्स या नेचुरल कंपोनेंट का इस्तेमाल नहीं हुआ है, ये फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर है। इसको बनाया जाता है कोल, वाटर और एयर से, ठीक है। इसकी खूबियाँ क्या है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक होता है, हल्की होती है, लाइट मतलब हल्की होती है, ये शाइनी भी होती है और इसको धोना बहुत ही आसान होता है। इन्हीं खूबियों के वजह से, कौन कौन सी खूबी, स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट, इन तीनों खूबियों के वजह से जो नाइलॉन है उसका इस्तेमाल पैराशूट को बनाने में और रॉक क्लाइंबिंग में जो रस्सी होती है उसको बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। नाइलॉन की जो थ्रेड होती है, ठीक है, वो स्टील वायर से भी स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर पॉलिएस्टर, पॉलिएस्टर के बारे में हम जानेंगे। और एक बात, सिंथेटिक फाइबर जितने भी होते हैं वो सभी पॉलीमर होते हैं। पॉलीमर मतलब क्या, कि इनमें रिपीटिंग यूनिट्स होती है, ठीक है, ऐसे जोड़ जोड़ के छोटे छोटे यूनिट्स जोड़ जोड़ के एक लॉन्ग चेन बनाती है, इसी को हम पॉलीमर कहते हैं। तो सिंथेटिक फाइबर सभी क्या है, पॉलीमर है, जहाँ पर आपको रिपीटिंग यूनिट्स देखने को मिलेंगे। तो जो पॉलिएस्टर है, पॉलिएस्टर भी एक सिंथेटिक फाइबर ही है। ये कैसे बनती है, इसमें कौन सी यूनिट्स होती है, इसमें जो यूनिट्स होती है वो होती है एस्टर्स, जो रिपीट करती है। सो रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ एस्टर्स। एस्टर्स क्या होते हैं, एस्टर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि फ्रूटी स्मेल देते हैं। फलों का जो फ्रूटी स्मेल होता है वो एस्टर्स के वजह से ही आते हैं। और ये जो पॉलिएस्टर है, इसकी जो फैब्रिक होती है, ठीक है, वो इजीली इसमें रिंकल नहीं आते हैं, ठीक है, तो क्रीज वगैरह नहीं आते हैं आसानी से। टेरिलिन इज अ पॉपुलर पॉलिएस्टर। सो टेरिलिन जो है वो एक पॉलिएस्टर का ही वैरायटी है जो कि बहुत ही पॉपुलर है। नेक्स्ट आता है एक्राइलिक। एक्राइलिक एक सिंथेटिक फाइबर है और ये ऊन को रिजेंबल करता है। ये एक सिंथेटिक फाइबर है बट एक नेचुरल फाइबर को रिजेंबल करता है, यानी कि ऊनी कपड़े जो मार्केट में आते हैं ना, वो एक्चुअली रियल जो हमको नेचुरल सोर्स से जो वूल मिलता है वो बहुत कम ही होते हैं, मेनली वो एक्राइलिक ही होते हैं। आगे अगर बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए पेट। पेट के चीज़ें हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि उनके बॉटल्स बनते हैं, बर्तन बनते हैं, फिल्म्स बनते हैं, वायर्स बनते हैं। तो पेट एक्चुअली क्या है, ये पॉलीइथिलीन टेरेप्थेलेट है, जो कि एक फॉर्म ऑफ पॉलिएस्टर ही है। तो पॉलिएस्टर क्या है, जिसमें रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ एस्टर्स होते हैं। कुछ कुछ यहाँ पर दिए गए थे। पॉलीकॉट मतलब क्या, पॉलिएस्टर प्लस कॉटन का मिक्सचर होता है वो। पॉलीवुल मतलब क्या, पॉलिएस्टर प्लस वुल का मिक्सचर होता है। पॉलीथीन क्या होता है, पॉली प्लस इथीन, ठीक है, पॉलीथीन जिसको हम पॉलीथीन बैग्स जो हम यूज़ करते हैं, तो ये एक प्लास्टिक है जिसको पॉलीथीन बैग्स बनाने में इस्तेमाल होता है। तो पॉलीथीन मतलब क्या, इथीन की मल्टीपल रिपीटेड यूनिट्स होती है यहाँ पर। आगे बढ़ेंगे तो प्लास्टिक्स के दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है थर्मोप्लास्टिक्स और दूसरा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। थर्मोप्लास्टिक्स में जो यूनिट्स होती है, जो रिपीट करते हैं, मैं जो बोल रही थी, तो जो यूनिट्स होते हैं उनकी लीनियर अरेंजमेंट होती है, ऐसे सीधी लीनियर अरेंजमेंट, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो लीनियर अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स होती है। इनको हीट देने से ये इजीली इनके शेप में बदलाव आ जाता है, मतलब ये इजीली इनको हम मोल्ड कर सकते हैं, हीट देकर बेंड कर सकते हैं, कैन बी बेंड इजीली। तो थर्मोप्लास्टिक पे कौन कौन आता है, पॉलीथीन और पीवीसी। पॉलीविनाइल क्लोराइड शायद है इसका फुल फॉर्म, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। पीवीसी के पाइप्स वगैरह होते हैं, तो थर्मोप्लास्टिक से ही। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में क्या होता है, जो यूनिट्स होती है वो क्रॉस लिंक फॉर्म में अरेंज रहती है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं क्रॉस लिंक है। क्योंकि ये क्रॉस लिंक्ड है तो इनको हीट देकर हम डिफॉर्म या बेंड नहीं कर सकते। तो कुछ एग्जांपल्स क्या है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के, वो है बेकलाइट और मेलामाइन। अब जो बेकलाइट और मेलामाइन है, इनका इस्तेमाल कहाँ पे होता है वो एक बार देख लिया जाए। तो बेकलाइट जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, यानी कि वो इंसुलेटर है, इसीलिए उसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने में और जो मेटालिक कंटेनर्स होते हैं उनके हैंडल्स बनाने में होते हैं। क्योंकि मेटालिक कंटेनर्स को अगर हीट दिया जाएगा तो वो गर्म हो जाएगा, गर्म होने से क्या होगा, उसके हैंडल्स भी अगर मेटल्स के बने होंगे तो वहाँ तक वो कंडक्शन के थ्रू क्या करेगा, हीट का ट्रांसफर कर देगा, हैंडल्स गर्म हो जाएंगे और जैसे ही आप उस बर्तन को पकड़ने जाएंगे तो आपको आपके जो हाथ है वो जल सकते हैं। इसीलिए जो यूटेंसिल्स होते हैं उनके जो हैंडल्स होते हैं वो बेकलाइट के बनाए जाते हैं, क्योंकि वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। और इलेक्ट्रिकल स्विचेस बेकलाइट के क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो उसको छूने से आपको शॉक नहीं लगेगा। अब बढ़ेंगे मेलामाइन की ओर। तो मेलामाइन एक ऐसा प्लास्टिक है, मतलब थर्मो सेटिंग प्लास्टिक है, जो कि फायर को रेजिस्ट करता है, मतलब ये इट कैन टॉलरेट हीट बेटर देन प्लास्टिक, मतलब प्लास्टिक की तुलना में ये ज़्यादा अच्छे से हीट को टॉलरेट कर सकता है और इसमें आग नहीं लगती है, आग नहीं पकड़ता है मेलामाइन। तो इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है,
फ्लोर टाइल्स बनाने में, किचन की चीज़ें बनाने में, फैब्रिक्स बनाने में, ठीक है, जो कि फायर को रेजिस्ट करें। जैसे कि जो फायरमैन होते हैं उनकी जो यूनिफॉर्म होती है उसमें आग क्यों नहीं पकड़ती है, क्योंकि उनके यूनिफॉर्म के ऊपर मेलामाइन प्लास्टिक की एक कोटिंग होती है जो कि फायर को रेजिस्ट करती है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। नेक्स्ट जो आता है वो है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन क्या है? ये एक स्पेशल प्लास्टिक है जिसपे ऑयल यानी कि तेल और पानी नहीं चिपकता है। सो टेफ्लॉन कोटिंग होती है ना नॉन स्टिक कुकवेयर्स में, तो इसका इस्तेमाल नॉन स्टिक कोटिंग ऑन कुकवेयर्स बनाने में होता है। इसी चैप्टर में 5R प्रिंसिपल भी था। 5R प्रिंसिपल मतलब क्या? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर, रिफ्यूज। तो ये आपको याद करना है कि प्लास्टिक का इस्तेमाल हमको कम करना है, तो रिड्यूस। प्लास्टिक के आइटम्स को हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोज आपको प्लास्टिक कंटेनर में कुछ एक दिया गया तो उसका आप इस्तेमाल कुछ और पर्पस में कर लीजिए, या फिर हम उनको रिसाइकल कर सकते हैं, या फिर हम उनको रिकवर कर सकते हैं अलग अलग जगह से और उसको रिसाइकलिंग के लिए दे दें। और प्लास्टिक का यूज़ हमको रिफ्यूज़ करना पड़ेगा। कोई भी आपको प्लास्टिक के पैकेट्स में, पॉलीथीन बैग में चीज़ें दे तो आप मना करें उनको लेने से। बेटर है आप कॉटन का बैग या जूट बैग लेकर जाए अपने साथ मार्केट में और उसी में सामान भर के लाए। तो ये 5R प्रिंसिपल आपको याद रखना है कि क्या क्या है। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर, रिफ्यूज। आगे बढ़ेंगे तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है कोल एंड पेट्रोलियम। तो यहाँ पर हमको कोल, पेट्रोलियम, कोल से मिलने वाले चीज़ें, पेट्रोलियम से मिलने वाले चीज़ें, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनका यूज़ कहाँ पे होता है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले कोल से परिचय कर ली जाए। कोल मतलब कोयला। सो इट इज़ हार्ड एज स्टोन, पत्थर जितना ये सख्त होता है और ये काले कलर का होता है। इट इज़ ब्लैक इन कलर। ये एक फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल फ्यूल मतलब क्या कि हमको ये जो कोल मिलता है, जो कोयला मिलता है, ये रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन से मिलता है। मतलब बहुत साल पहले लो लाइंग एरिया में जो पेड़ पौधे हुआ करते थे, सो पेड़ पौधे क्या हो गए, वो सॉइल के नीचे दबते गए दबते गए दबते गए। बारिश हुई, सॉइल की लेयर बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। तो इस चक्कर में क्या हुआ कि वो एकदम जो बॉटम में पहुंच गए थे और इनके ऊपर जो ऐसा सॉइल की लेयर्स बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हाई प्रेशर हो गया, हाई टेम्परेचर हो गया, जिसके चलते ये जो प्लांट्स थे या ट्रीज थे, यानी कि जो वेजिटेशन थी, वो स्लोली स्लोली कन्वर्ट हो गए किसमें? कोल में कन्वर्ट हो गए। सो कोल का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? खाना पकाने में इसका इस्तेमाल होता है, तो एज अ फॉसिल फ्यूल हम इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर रेलवे इंजन में इसका इस्तेमाल होता है ताकि जो इंजन है उसको हम चला सके, तो ये स्टीम प्रोडक्शन में मदद करता है। थर्मल पावर प्लांट्स में कोल का इस्तेमाल होता है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस और जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इट इज़ यूज एज फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज। अलग अलग इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल होता है एज फ्यूल। कोल जो बनता है, यहाँ पर एक टर्म आता है। कोल में क्या एलिमेंट मौजूद है? वो है कार्बन। ठीक है, ज़्यादा मात्रा में क्या इसमें प्रेजेंट है? वो है कार्बन। तो कार्बनाइजेशन का मतलब क्या है कि ये एक धीमी प्रोसेस है। इट इज़ अ स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। सो कार्बनाइजेशन क्या है? ये एक स्लो प्रोसेस है जहाँ पर जो वेजिटेशन, डेड वेजिटेशन है, वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा है इनटू कोल अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। कोल को प्रोसेस करने से हमको तीन चीज़ मिलती है। एक है कोक, दूसरा है कोल टार और तीसरा है कोल गैस, जिनको हम बारी बारी से उनकी प्रॉपर्टीज देखकर समझेंगे। कोक जो होता है वो बहुत ही टफ, पोरस और ब्लैक कलर का होता है, यानी कि बहुत ही सख्त है। इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं और ये काले रंग का होता है। ये ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है। सी मतलब यहाँ पर कार्बन। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन कौन है या प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन कौन है, और तीन ऑप्शन दिए रहे या चार ऑप्शन दिए रहे, तो आपको कोक चुनना है। यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील। स्टील के बनने में इसका इस्तेमाल होता है और बहुत से मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में भी कोक का इस्तेमाल होता है। आगे बढ़ेंगे कोल टार की ओर। तो कोल टार क्या है? ये ब्लैक कलर का एक थिक लिक्विड है जिसकी बहुत ही अनप्लीजेंट स्मेल होती है। इसमें 200 से ज़्यादा सब्सटेंस मिक्स्ड फॉर्म में रहता है, मतलब ये एक मिक्सचर है 200 सब्सटेंसेस का। इसका इस्तेमाल मेटलिंग द रोड्स, मतलब रोड्स को बनाने में होता है। फिलहाल कोल टार का इस्तेमाल ना होकर पेट्रोलियम से मिलने वाला बिटुमेन का इस्तेमाल होता है मेटलिंग द रोड्स के लिए। नैफ्थलीन बॉल्स जो होते हैं वो भी कोल टार से ही बनते हैं। सिंथेटिक डाइज, ड्रग्स, एक्सप्लोसिव्स, परफ्यूम्स, प्लास्टिक्स, पेंट, फोटोग्राफिक एंड रूफिंग मटेरियल भी हमको कोल टार से ही मिलते हैं। नेक्स्ट आता है, कोल से जब कोक बनता है तब ये एक गैस रिलीज करती है जो कि है कोल गैस। सो कोल गैस का इस्तेमाल स्ट्रीट लाइटिंग के लिए पहले इस्तेमाल की जाती थी। फिलहाल इसका इस्तेमाल हीट के सोर्स के तौर पर होता है।
और इसका इस्तेमाल एज अ फ्यूल भी होता है बहुत से इंडस्ट्रीज में। तो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। ठीक है, यहाँ पर ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से। ठीक है, और इसको पढ़िए। पढ़िए मतलब क्या है, आपको रिवाइज करना है क्योंकि ये आपका रिवीजन सेशन ही चल रहा है। आगे बढ़ेंगे तो अब हम डिस्कस करेंगे पेट्रोलियम को। तो पेट्रोलियम जो वर्ड है ये दो वर्ड से आया है, पेट्रा जिसका मतलब है रॉक और ओलियम जिसका मतलब है ऑयल। सो पेट्रोलियम आपको मिलता कहाँ पे, यहाँ पर दो रॉक्स के बीच में ये ऑयल जमी हुई होती है। तो पेट्रोलियम क्या है, ये एक डार्क ऑयली लिक्विड है जिसकी अनप्लीजेंट ओडर होती है। पेट्रोलियम बनते हैं डेड ऑर्गेनिजम्स के रिमेन्स से, सो फॉर्म फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी। तो क्या हुआ कि जो ऑर्गेनिज्म सी पे रहते थे उनकी डेथ हुई, तो वो क्या हुए, बॉटम ऑफ द सी में उनकी जो बॉडी है वो पड़ती रही, उसके ऊपर बालू आया, पानी आया, बालू आया, पानी आया, ऐसे करते करते मल्टीपल लेयर्स बने। मल्टीपल लेयर्स बनने से क्या हो गया, एकदम बॉटम में जो लेयर है, एकदम जो नीचे लेयर है वहाँ पर एब्सेंस ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से क्या हो गया, जो डेड रिमेन्स थे ऑर्गेनिजम्स के वो कन्वर्ट हो गए पेट्रोलियम। नेक्स्ट आता है नेचुरल गैस। सो नेचुरल गैस को अगर हम हाई प्रेशर देख तो हमको कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस मिलता है जिसका इस्तेमाल एज अ फ्यूल होता है इन ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। सो व्हीकल्स में आजकल सीएनजी का इस्तेमाल होता है जिसका फुल फॉर्म है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। सो नेक्स्ट जो चीज़ बताई गई है कि इसका इस्तेमाल व्हीकल्स में क्यों होता है, क्योंकि ये एक क्लीनर फ्यूल है, ये लेस पॉल्यूटिंग है, इसके वजह से पोल्यूशन कम होती है। उसके बाद आता है कि हम खाना एलपीजी का जो सिलेंडर आता है तो उसमें गैस होता है, पेट्रोलियम गैस होता है जिसको हम लिक्विफाई करके रखते हैं। लिक्विफाई करके रखना मतलब उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। कैसे कन्वर्ट किया जाता है पेट्रोलियम गैस को लिक्विड फॉर्म में, हाई प्रेशर दी जाती है और टेम्परेचर को कम कर दिया जाता है, तब क्या होता है जो पेट्रोलियम गैस है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जिसको हम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं, जो कि लिक्विड स्टेट में रहता है सिलेंडर्स में। अब क्या होता है, जैसे ही आप ओवन का जो नॉब है उसको ऑन करते हैं तो यही लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो कि लिक्विड फॉर्म में है उसका कन्वर्शन होता है पेट्रोलियम गैस में, मतलब वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है। तो यही एलपीजी का गैसियस स्टेट में कन्वर्शन जो होता है, क्योंकि यहाँ पर स्टेट्स में बदलाव आ रहा है, स्टेट ऑफ मैटर में बदलाव आ रहा है, तो ये फिजिकल चेंज है, आपको ध्यान में रखना है। एलपीजी का गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना जब हम ओवन का नॉब ऑन करते हैं ताकि हम आग जलाकर खाना पका सके, वो एक फिजिकल चेंज है। बट ये जो पेट्रोलियम गैस बर्न होती है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, वो एक केमिकल चेंज है, क्योंकि यहाँ पर हमको दो न्यू चीज़ मिलती है जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। तो हमने क्या पढ़ा है कि फिजिकल चेंज में कोई भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है और उसमें ओरिजिनल जो चीज़ होती है और जो हमको बाद में मिलती है दोनों की ही प्रॉपर्टी सेम रहती है। केमिकल चेंज में हमको न्यू सब्सटेंस मिलता है और जिसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो ओरिजिनल चीज़ से डिफरेंट होती है। ओके, अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन जहाँ से पूछ लिया जा सकता है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जब हम मोमबत्ती जलाते हैं, सो मोमबत्ती जब हम जलाते हैं वहाँ पर हमको दोनों चेंजेस ही नज़र आते हैं, फिजिकल चेंज भी होता है, केमिकल चेंज भी होता है। फिजिकल चेंज क्या होता है, जहाँ पर जो सॉलिड वैक्स होता है, सॉलिड जो मोम होता है उसका कन्वर्शन लिक्विड वैक्स में होना ड्यू टू हीट, तो ये फिजिकल चेंज है क्योंकि यहाँ पर स्टेट्स में बदलाव आ रहे हैं, स्टेट ऑफ मैटर में बदलाव आ रहा है। स्टेट ऑफ मैटर में जो भी बदलाव आते हैं वो सभी फिजिकल चेंज होते हैं, जैसे आइस का पिघलना पानी में, पानी का भाप बनना, भाप का पानी में चेंज होना, ठीक है, पानी का आइस में चेंज होना, ये सभी क्या है फिजिकल चेंज है, क्योंकि स्टेट्स ऑफ मैटर में जो भी इंटर कन्वर्शन होता है वो सभी फिजिकल चेंज कहलाते हैं। तो फिजिकल चेंज हमको समझ में आ गया। अब क्या होता है, ये जो विक होती है जिसके थ्रू ये जो मोल्टन वैक्स ऊपर उठती है और फिर आग जलती है, तो बर्निंग ऑफ वैक्स क्या है, वो एक केमिकल चेंज है, क्योंकि यहाँ पर हमको दो न्यू चीज़ मिलती है, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर वेपर। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि कहाँ पर आपको दोनों ही चेंजेस देखने को मिलता है। तो एक तो है एलपीजी का केस जहाँ पर फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज दोनों ही हो रहा है, और दूसरा है जब हम मोमबत्ती जलाते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि जो ऑयल वेल्स होती है हमको कहाँ से मिलता है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, तो वो हमको सी में जाना होता है, ओशन में जाना होता है, तो वहाँ पर दो रॉक्स के बीच में ये ऑयल स्टोर्ड फॉर्म में रहता है। तो हम तो जानते हैं ना कि मिट्टी के नीचे अंडरग्राउंड वाटर भी होता है, तो अंडरग्राउंड वाटर होता है और उसके ऊपर ऑयल और गैस रहते हैं। क्यों रहते हैं, क्योंकि ऑयल और गैस दोनों ही पानी से हल्के हैं, इसलिए पानी के लेवल के ऊपर ये फ्लोट करते हैं ऑयल और गैस।
गैस। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि ऑयल और गैस आपको पानी के ऊपर ही क्यों मिलेगा? क्यों? बिकॉज दे आर लाइटर देन वाटर, मतलब उनकी डेंसिटी कम है एज कम्पेयर टू वाटर, इसलिए ये पानी के ऊपर तैरेंगे। इट विल फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर। तो ये चीज़ मैंने आपको दिखा दी। यहाँ पर आप देख पा रहे ये एक रॉक है और ये एक रॉक है, दोनों रॉक के बीच में हमको पेट्रोलियम मिलता है। तो ऐसे हम वेल्स खोदते हैं। गैस अगर लेना है हमको, नेचुरल गैस अगर लेना है, तो यहाँ पे हम गैस के लेवल तक वेल को खोदेंगे, वहाँ से हम गैस ले लेंगे। और अगर हमको पेट्रोलियम लेना है तो ऑयल के लेवल तक हमको वेल्स खोदना होता है। तो इस तरीके से हम पेट्रोलियम और गैस को, नेचुरल गैस को ले सकते हैं। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है मैच द फॉलोइंग के तौर पर कि पेट्रोलियम को जब हम रिफाइन करते हैं, पेट्रोलियम में बहुत सी चीज़ें मिक्स फॉर्म में रहती है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके रिफाइनिंग कहाँ पे होती है, मतलब मेथड क्या है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इस मेथड से हमको पेट्रोलियम के जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स या जो कंपोनेंट्स हैं वो मिल जाते हैं। क्या क्या है कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम, आपको याद रखना है। पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म, एलपीजी, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स, बिटुमेन, ये सभी, ये सातों चीज़ें हमको पेट्रोलियम को क्या करते हैं, रिफाइनिंग प्रोसेस से हमको ये सातों चीज़ें मिलती है। अब इनके अलग अलग यूजेस हैं, जैसे एलपीजी का इस्तेमाल एज अ फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री और घर पे एज अ फ्यूल इसका इस्तेमाल होता है। पेट्रोल का इस्तेमाल होता है एज अ मोटर फ्यूल, एविएशन फ्यूल, सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग। केरोसिन का इस्तेमाल होता है फ्यूल फॉर स्टोव्स, लैम्प्स और फॉर जेट एयरक्राफ्ट। डीजल का इस्तेमाल होता है हेवी व्हीकल्स में, हेवी मोटर व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक जनरेटर में। लुब्रिकेटिंग ऑयल का इस्तेमाल होता है जो पार्ट्स होते हैं ना, मशीन्स होते हैं जो, उनके जो पार्ट्स घिसते हैं उनके बीच में हम लुब्रिकेटिंग ऑयल दे दें तो वो लुब्रिकेशन का काम करती है, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देती है। पैराफिन वैक्स का इस्तेमाल होता है ऑइंटमेंट्स, कैंडल्स, वेजलिन में। बिटुमेन का इस्तेमाल होता है पेंट और रोड सर्फेसिंग में, यानी कि मेटलिंग द रोड में। अभी कोल टार का इस्तेमाल नहीं होता, अभी बिटुमेन का इस्तेमाल होता है, मेटलिंग द रोड्स। कोल टार कहाँ से बनता है? कोल से बनता है। बिटुमेन कहाँ से आता है? पेट्रोलियम से आता है। अब हम कंबशन एंड फ्लेम को डिस्कस करेंगे। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए कि व्हाट इज कंबशन। चैप्टर कंबशन एंड फ्लेम है, तो कंबशन क्या चीज़ है उसका पता हमें होना चाहिए। सो कंबशन का मतलब क्या है कि इस रिएक्शन में कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलना जिसको हम कहते हैं, तो कंबशन हो गया। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब क्या? कंबशन एक ऐसा रिएक्शन है जहाँ पर हीट रिलीज होती है। सो कंबशन हमको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या है? फ्लेम। फ्लेम मतलब ज्वाला। सो किन किन चीज़ों में फ्लेम होती है, ठीक है, किन चीज़ों को जलाने से हमको फ्लेम मिलेगा? तो ऐसी चीज़ें जो वेपराइज करें, यानी कि जो वोलाटाइल हो या उनमें वोलाटाइल कंपोनेंट्स हो, उनमें हमको ज्वाला दिखेगी, उनमें हमको फ्लेम दिखेगा। जैसे कि केरोसिन ऑयल और जो मोल्टन वैक्स है इसमें हमको ज्वाला दिखेगी। सो केरोसिन ऑयल जो लैम्प्स में इस्तेमाल होता है वहाँ पे हमको फ्लेम मिलती है ना। क्यों मिलती है? क्योंकि केरोसिन में कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो वेपराइज करते हैं, जिस वजह से हमको फ्लेम मिलता है। वैसे ही मोमबत्ती में जो वैक्स है वो वेपर्स बनाते हैं, जिस वजह से वो फ्लेम फॉर्म करता है। चारकोल में कोई भी वोलाटाइल कंपोनेंट नहीं है और ना ही चारकोल खुद वोलाटाइल चीज़ है, इसलिए उसमें फ्लेम नहीं बनती है। नेक्स्ट जो चीज़ है, जो जहाँ से बहुत बार मैच द फॉलोइंग के तौर पर क्वेश्चन पूछा गया है, वो है डिफरेंट जोन्स ऑफ कैंडल फ्लेम। कैंडल की फ्लेम को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको अलग अलग कलर्स दिखेंगे। सबसे बाहरी वाला जो पार्ट होता है जिसको हम आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन कहते हैं। कंप्लीट कंबशन मतलब क्या? यहाँ पर कंप्लीटली ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलना हो रहा है, कंप्लीट कंबशन हो रहा है। सो आउटर जोन जो होता है वो नीले रंग का होता है, और क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट कंबशन हो रहा है तो ये हॉटेस्ट पार्ट होता है फ्लेम का, ठीक है। सो फ्लेम के बाहरी हिस्से में अगर आप, मतलब मैं ट्राई करने नहीं बोलूँगी, समहाउ अगर बाहरी हिस्से में आपका उंगली लग जाता है तो आपको ज़्यादा जलन फील होगी, आपका उंगली जल जाएगा। मिडिल जोन है जो, वहाँ पे पार्शियल कंबशन होता है, मतलब पूरी तरीके से कंबशन जो प्रोसेस है वो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर जो कलर होती है वो येलो होती है, और ये वाला रीजन मॉडरेटली हॉट है, ठीक है। और एकदम इनरमोस्ट जोन जो होता है जहाँ पर अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स हमको देखने को मिलते हैं, ये लीस्ट हॉट होता है, एकदम गर्म नहीं होता है, और ये काले रंग का होता है। तो दीज आर द डिफरेंट जोन्स ऑफ कैंडल फ्लेम। यहाँ से क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि जो सुनार होते हैं या जो लोहार होते हैं वो कैंडल फ्लेम का कौन सा हिस्सा मेटालिक ब्लो पाइप से ब्लो करे ताकि वो आसानी से मेटल्स को मेल्ट कर पाए।
जैसे जो सुनार होता है वो गोल्ड की चीज़ें बनाता है या सिल्वर की चीज़ें बनाता है, तो जो सुनार होते हैं उनके पास एक ब्लो पाइप होता है जो कि मेटल का ही बना होता है, तो वो आउटर मोस्ट जोन को ब्लो करते हैं इन गोल्ड या सिल्वर के चीज़ों के ऊपर, क्योंकि आउटर मोस्ट जोन क्या है, जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन, जो कि हॉटेस्ट पार्ट है। तो हॉटेस्ट पार्ट को अगर हम ब्लो करेंगे मतलब क्या होगा, वहाँ से ज़्यादा हीट मिलेगी तो मेटल्स जल्दी जल्दी मेल्ट करेंगे। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है इग्निशन टेम्परेचर से। इग्निशन टेम्परेचर मतलब क्या है, ये सबसे लोएस्ट टेम्परेचर होता है जब कोई चीज़ आग पकड़े। सो इट इज़ द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर। इग्निशन टेम्परेचर से रिलेटेड एक एक्टिविटी है जहां पर आप देखिएगा कि आपको दो ऐसे पेपर के कोन्स बनाने के लिए कहा गया है, ठीक है। एक पेपर के कोन में आपने पानी भरा है और दूसरे को यूं ही खाली रखा है, और दोनों को ही आप मोमबत्ती की लौ में क्या कर रहे हैं, जलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपसे एक तो पूछ लिया जा सकता है कि किस में आग पकड़ेगा, ठीक है। दूसरा पूछ लिया जा सकता है कि ए वाले में क्यों नहीं आग पकड़ा और बी वाले में आग पकड़ लिया। तो इसका आंसर क्या है कि ए वाले कप में, पेपर कप जो हमने बनाया था उसमें पानी था, तो जो भी हीट यहाँ पे ट्रांसफर हो रही है फ्लेम से, वो क्या कर रही है, पानी एब्जॉर्ब कर ले रही है, जिस वजह से पेपर का जो इग्निशन टेम्परेचर है, मतलब पेपर जिस लोएस्ट टेम्परेचर पे जलना स्टार्ट करता है, तो पेपर की जो इग्निशन टेम्परेचर को रीच ही नहीं कर पा रहा है ए वाले पेपर कप में, जिस वजह से ये वाला जो पेपर कप है ये नहीं जल रहा है। बी वाले में क्या है, सिर्फ पेपर ही है, तो वो आसानी से उसके इग्निशन टेम्परेचर को पहुंच जाता है और वो जलने लग जाता है। तो यही चीज मैंने यहाँ पर लिखा है कि पेपर कप कंटेनिंग वाटर इन इट डजंट कैच फायर व्हेन वी अप्लाई हीट टू इट, as the water in it doesn't allow it to reach its ignition temperature. So पेपर कप जिसमें पानी है वो आग इसलिए नहीं पकड़ती क्योंकि जो पानी उसके अंदर है वो पेपर को उसके इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचने ही नहीं दे रही है, जिस वजह से आग नहीं पकड़ रही है। उसके बाद जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है फायर ट्राइंगल। फायर ट्राइंगल का मतलब क्या है कि आग के जलने के लिए तीन चीज़ बहुत ज़रूरी है। एक तो है प्रेजेंस ऑफ फ्यूल, एक फ्यूल होना चाहिए, ऑक्सीजन इन एयर होनी चाहिए और हीट होनी चाहिए। ये तीनों चीज़ें अगर रहेंगी तो आग जलेगी। अगर इन तीनों में से किसी एक या दो चीज़ को हम हटा लें तो हम आग का जलना रोक सकते हैं। तो फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग वन और मोर ऑफ दीज रिक्वायरमेंट्स। तो आपने देखा होगा किसी के शरीर पे अगर आग लग जाती है, कपड़े में आग लग गई तो क्या किया जाता है, उसको कंबल लपेट दिया जाता है। क्यों लपेट दिया जाता है, क्योंकि कंबल लपेटने से क्या होता है, जो ऑक्सीजन की सप्लाई मिल रही थी आग को उसमें बाधा आ जाती है। और हम क्या जानते हैं कि जो आग जलती है वो ऑक्सीजन गैस की वजह से ही जलती है, तो क्योंकि ऑक्सीजन फायर तक पहुंच नहीं रहा है तो क्या हो जाएगा, आग बुझ जाता है। तो हमने क्या कर दिया, ऑक्सीजन की सप्लाई को कट ऑफ कर दिया ब्लैंकेट लपेट में। तो वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि ब्लैंकेट रैप्ड अराउंड अ पर्सन हुज क्लोथ्स कॉट फायर कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड देयरबाय एक्सटिंग्विश फायर। तो वो क्या करता है, ऑक्सीजन की सप्लाई को कट ऑफ कर देता है और इसी तरीके से वो आग का जलना बंद कर देता है, यानी कि आग बुझा देता है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है यहाँ पर मैच स्टिक में क्या ऐसे चीज़ मौजूद रहते हैं, जैसे ही हम माचिस की तीली घिसते हैं तो उसमें आग क्यों लग जाती है। तो ये चीज़ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पर बुक में दी गई थी और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो पढ़ लेते हैं। द हिस्ट्री ऑफ द मैच स्टिक इज़ वेरी ओल्ड। तो मैच स्टिक की जो इतिहास है वो बहुत ही पुरानी है। मोर देन 5000 ईयर्स अगो, 5000 साल पहले क्या किया जाता था, पाइन वुड को, छोटे छोटे पाइन वुड के पीसेस को सल्फर में डुबोया जाता था और इसी तरीके से ये क्या करते थे, अपने मैच स्टिक को बनाते थे। कहाँ पे, एंशिएंट इजिप्ट में। द मॉडर्न सेफ्टी मैच वॉज डेवलप्ड अबाउट 200 ईयर्स अगो। तो अभी की जो सेफ्टी मैच स्टिक है वो 200 साल पुरानी है, ज़्यादा साल पुरानी नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है, अ मिक्सचर ऑफ एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट एंड वाइट फॉस्फोरस with some glue and starch was applied on the head of a match made of suitable wood. So suppose आपने लकड़ी का एक पतला सा तिनका लिया और ये जो मैच स्टिक का हेड होता है इसमें किस चीज़ का मिक्सचर है, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का, पोटेशियम क्लोरेट का, वाइट फॉस्फोरस का, और इन सबको मिक्स करके बांध करके कौन रखता है, जोड़ के कौन रखता है, सम ग्लू या फिर स्टार्च, ठीक है। When struck against a rough surface, अब इसी मैच स्टिक के हेड को जब किसी रफ सरफेस पे हम घिसते हैं तो जो व्हाइट फास्फोरस है वो जलने लगता है, क्योंकि फ्रिक्शन के चलते जो हीट प्रोड्यूस होती है वो हीट काफ़ी है व्हाइट फास्फोरस को जलाने के लिए। तो इस तरीके से क्या होता है कि माचिस की तीली में आग लग जाती है। However, white phosphorus proved to be dangerous both for workers involved in the manufacturing of matches and for the users.
बाद में ऐसा पता चला कि ये जो व्हाइट फास्फोरस का इस्तेमाल हो रहा है, तो ये माचिस की तीली जहाँ पर बनाई जाती है उन लोगों के लिए भी ये डेंजरस है और जो इनका इस्तेमाल करेंगे उनके लिए भी ये डेंजरस है। तो उन्होंने बदलाव लाया, उन्होंने माचिस की तीली का जो हेड पोर्शन है उसके कॉम्पोजिशन में कुछ बदलाव लाया। उन्होंने क्या किया, आजकल के दिन में क्या होता है कि हेड ऑफ द सेफ्टी मैच में सिर्फ एंटीमनी ट्राइसल्फाइड होता है और पोटेशियम क्लोरेट होता है, व्हाइट फास्फोरस वहाँ से हटा दिया गया है। और जो माचिस का जो बॉक्स होता है उसके साइड में आप देखिएगा जिसमें हम तीली घिसते हैं, ठीक है, तो इस वाले सरफेस पे क्या होता है, रबिंग सरफेस पे पाउडर्ड ग्लास मतलब कांच को पाउडर के फॉर्म में और साथ ही साथ थोड़ा सा रेड फास्फोरस भी होता है जो कि व्हाइट फास्फोरस से कम डेंजरस है। यानी कि माचिस के बॉक्स का जो साइड है जिसमें ऐसे पैटर्न बने रहते हैं, रफ सरफेस बनाया रहता है, इसका कलर आपको थोड़ा सा देखना रेड कलर का ही होता है। इसमें क्या है, इसमें ग्लास पाउडर है और रेड फास्फोरस है। और माचिस की तीली के हेड में क्या है, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट। अब आग जलती कैसे है माचिस की तीली में, व्हेन द मैच इज स्ट्रक अगेंस्ट द रबिंग सरफेस, तो जैसे ही हमने माचिस की तीली के सर को इस रबिंग सरफेस पे घिसा तो फ्रिक्शन से क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा और उसी के चलते क्या हो जाएगा, ये जो रेड फास्फोरस था वो धीरे धीरे व्हाइट फास्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्योंकि रेड फास्फोरस लेस हार्मफुल है तो यहाँ से व्हाइट फास्फोरस में कन्वर्शन भी थोड़ा कम ही होगा। दिस इमीडिएटली रिएक्ट्स विद पोटेशियम क्लोरेट, तो ये जो व्हाइट फास्फोरस में कन्वर्ट हुआ रेड फास्फोरस ये इमीडिएटली पोटेशियम क्लोरेट के साथ रिएक्ट करता है और इतना हीट वो प्रोड्यूस करता है कि एंटीमनी ट्राइसल्फाइड जलने लगे और इस तरीके से माचिस की जो तीली है वो जलने लगती है। तो ये चीज़ आपको एनसीईआरटी के बुक में ही मिल जाएगा, कंबशन एंड फ्लेम वाले चैप्टर में, तो इसको एक बार पढ़ के जाइएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आजकल यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्या है कि हम अगर कभी आग लग जाती है तो उसको कंट्रोल कैसे करें। तो देखिए लकड़ी के चीज़ों में या फिर कपड़ों में, क्लॉथ में अगर आग लगती है तो हम वहाँ पे पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी क्या करती है कि जिस चीज़ में आग लगी है उसके टेम्परेचर को कूल डाउन कर देती है, यानी कि उसके इग्निशन टेम्परेचर को कम कर दे, मतलब जो टेम्परेचर है उस चीज़ का उसका टेम्परेचर वो इग्निशन टेम्परेचर के नीचे लेकर आ जाती है, जिस वजह से आग का जलना रुक जाता है। एक और बार मैं बता देती हूँ, पानी का इस्तेमाल हम सिर्फ कपड़ों में अगर आग लगी हो या लकड़ी में आग लगी हो तो तब ही करेंगे, क्योंकि पानी क्या करता है, जो चीज़ जल रही है उसको कूल डाउन कर देती है। कूल डाउन करना मतलब क्या, उस चीज़ को जलने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए, लोएस्ट टेम्परेचर जिसको हम इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं, उससे भी नीचे टेम्परेचर ला देती है जब भी हम पानी डालते हैं। तो जिस वजह से वो अब और आग नहीं पकड़ेगी, तो इस तरीके से हम आग बुझा सकते हैं। बट अगर किसी ऑयली चीज़ में जैसे पेट्रोल डीजल में आग लगी हो या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आग लगी हो तो हम तब पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में लगी हुई आग पे अगर हम पानी मारेंगे तो इलेक्ट्रिक शॉक लगने का खतरा रहता है। और अगर किसी ऑयली चीज़ पर हम पानी मारकर उसको बुझाने की कोशिश करेंगे तो ऑयल क्या है, वो पानी के ऊपर तैरता है। ऑयल क्या है, पानी से हल्की है, उसकी डेंसिटी पानी से हल्की है। आपने पानी डाला तो क्या होगा, ऑयल तो ऊपर तैरेगा और वो जलता रहेगा, तो पानी देने से क्या हो जाएगा, आग और फैल जाएगा। तो यहाँ पर हम पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पर हमको फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करना है जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस स्टोर्ड रहती है। सो कार्बन डाइऑक्साइड इज हेवियर देन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस के कंपैरिजन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो भारी होती है और ये क्या करती है, जहाँ पर आग लगी है उसको कवर कर देती है ठीक एक ब्लैंकेट की तरह, जिस वजह से ऑक्सीजन की जो सप्लाई है उसमें बाधा आ जाती है और फ्यूल जलना बंद हो जाता है। तो इस तरीके से जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो आग बुझाता है। प्लस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को कोई भी हार्म नहीं पहुंचाता। पानी आप मारेंगे, पहली बात तो शॉक लगने का खतरा है, दूसरा क्या है कि इक्विपमेंट खराबी हो जाएगी। तो ये दोनों कारण के वजह से हम फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उसको हम हाई प्रेशर पे लिक्विड फॉर्म में इन्हीं फायर एक्सटिंग्विशर्स की जो सिलेंडर्स है वहाँ पर स्टोर करके रखते हैं। जब रिलीज की जाती है सिलेंडर से तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करता है, ये एक्सपैंड करते रहता है, मतलब इसकी वॉल्यूम बढ़ती रहती है और ये कूल डाउन करता है। इस तरीके से क्या होता है कि जो इग्निशन टेम्परेचर है फ्यूल का वो उसके नीचे तक टेम्परेचर लेके आ जाता है, तो जो जहाँ पर चीज़ में आग लगी है वो जलना बंद हो जाती है। नेक्स्ट जो चीज़ आता है वो होता है कैलोरीफिक वैल्यू, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो न्यूमेरिकल दे दिया जाता है कि आपको अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड और मास ऑफ द फ्यूल बताया रहेगा, आपको बोलेगा उस फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। तो जिसका फॉर्मूला ये है कि आपको कितना हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुआ है उसको मास ऑफ द फ्यूल से डिवाइड करना है। इसकी जो यूनिट आती है वो क्या है, किलो जूल पर केजी।
सो कैलोरीफिक वैल्यू एक्चुअली क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ अ फ्यूल। तो क्या होता है कि 1 kg जो फ्यूल है वो कंप्लीटली जलने के बाद, कंप्लीटली बर्न होने के बाद जितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होती है या प्रोड्यूस होती है, उसी को हम कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। गुड फ्यूल किसको कहा जाएगा? गुड फ्यूल वो है जो आसानी से हमको मिल जाए, रेडिली अवेलेबल, बर्न्स इजीली इन एयर एट अ मॉडरेट रेट, मतलब हवा में, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आराम से जलने लगे एट अ मॉडरेट रेट, मतलब ऐसा नहीं हो कि मतलब बहुत ही तीव्र गति से जल रही हो, फिर तो आग लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे। प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, मतलब फ्यूल का जो भी मास रहे उसी से ज़्यादा अमाउंट में हमको हीट मिले, और कोई भी अनडिजायरेबल रेसिड्यू या सब्सटेंस ये ना छोड़े, मतलब पॉल्यूटेंट ना छोड़े, तो उसको हम गुड फ्यूल कहेंगे। नेक्स्ट जो चीज़ है, यहाँ पर आपको कुछ कुछ चीज़ों की कैलोरीफिक वैल्यू चार्ट के फॉर्म में जो बुक में ही दी हुई थी, वहाँ से मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया है। तो इनको आपको याद नहीं करना है, बस देख के जाना है कि किसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो हाइड्रोजन की है। वो कितना है? वो है 1,50,000। उसके बाद किसकी है? वो है LPG की, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और उसके बाद है बायोगैस का, ठीक है। फिर आता है कोल, फिर आता है वुड, सॉरी पेट्रोलियम केरोसिन भी है, मीथेन भी है। तो एक्चुअली यहाँ से क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि आपको कैलोरीफिक वैल्यू किसकी कितनी है वो दी जाएगी। आपको ये पूछ लिया जा सकता है कि हाइड्रोजन की उसको अच्छा फ्यूल क्यों माना जाता है, ठीक है, क्यों उसको रॉकेट्स वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। तो आप बता सकते हैं कि क्योंकि इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो ज़्यादा है, इसलिए उसका इस्तेमाल होता है। तो एक बार जस्ट आप देख के जाइएगा कि किसकी कितनी कैलोरीफिक वैल्यू है। या LPG गैस का क्यों इस्तेमाल होता है एज अ फ्यूल फॉर डोमेस्टिक पर्पज, CNG का क्यों नहीं होता है? तो CNG की जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो LPG से कम है, जिस वजह से उसका इस्तेमाल होता है। लास्ट जो चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो है रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि लोहे की चीज़ों में जंग लगना। तो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है? ये एक केमिकल चेंज है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक न्यू सब्सटेंस हमको मिल रहा है जो कि है रस्ट, यानी कि जंग। ये एक इरिवर्सिबल चेंज भी है, यानी कि जंग से हमको दोबारा जो लोहा है वो नहीं मिलेगा। लोहे की चीज़ों में जंग लगने के लिए कुछ कुछ चीज़ें ज़रूरी है, जैसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस ज़रूरी है, वाटर यानी कि एयर में मॉइस्चर होना या फिर वाटर वेपर का होना। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब यहाँ पर हीट रिलीज होती है इस रिएक्शन में। रस्टिंग ऑफ आयरन का यहाँ पर हमने इक्वेशन दिया हुआ है, केमिकल इक्वेशन जो है। तो यहाँ पर आयरन ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करके हमको आयरन ऑक्साइड, जिसको हम रस्ट भी कहते हैं, वो देता है। रस्टिंग प्रोसेस स्पीड अप कब होती है, मतलब लोहे में जंग लगना जल्दी, उसका रेट बढ़ कब जाता है? अगर मॉइस्चर का कंटेंट एयर में ज़्यादा हो तो रस्टिंग फास्ट हो जाती है। अगर जो सॉल्ट वाटर होता है समंदर के पानी में, वो भी क्या करता है? रस्ट फॉर्मेशन को फास्टर कर देता है। इसको रोका कैसे जाए? लोहे की चीज़ों में जंग लगना हम रोक कैसे सकते हैं? तो हमको अ कोट ऑफ पेंट या ग्रीस अप्लाई करनी होती है लोहे की चीज़ों के ऊपर, ताकि ऑक्सीजन या मॉइस्चर लोहे की चीज़ के साथ कांटेक्ट में ना आ सके। तो ये कोट क्या करता है? दोनों को मिलने नहीं देता है, दोनों को रिएक्ट करने नहीं देता है। या फिर हम क्रोमियम या जिंक जैसे मेटल की लेयर को डिपॉजिट कर सकते हैं आयरन के सरफेस के ऊपर। गैल्वेनाइजेशन जो प्रोसेस होता है, यहाँ पर हम जिंक की कोटिंग डिपॉजिट करते हैं आयरन के ऊपर। तो गैल्वेनाइजेशन मतलब क्या? डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक मेटल ऑन आयरन। नेक्स्ट जो चीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो है स्टेनलेस स्टील कैसे बनता है। तो स्टेनलेस स्टील को बनाया जाता है आयरन को मिक्स करके विथ कार्बन और कुछ मेटल्स जैसे कि क्रोमियम, निकल एंड मैंगनीज। तो इनको मिक्स करके हमको स्टेनलेस स्टील मिलता है और इसमें जंग नहीं लगता है, इसीलिए हम लोग स्टेनलेस स्टील के यूटेंसिल्स का इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर एज अ किचन वेयर। क्रोमियम जो है उसकी कुछ खासियत है। क्या क्या खासियत है? यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि ये शाइनी होती है, इसमें कोरोजन नहीं होता है, इसकी चीज़ों पे जो स्क्रैचेस नहीं आती है, और ये बहुत ही एक्सपेंसिव है। इसीलिए क्रोमियम के यूटेंसिल्स ना बनाकर हम क्या करते हैं? आयरन के बर्तन या ऐसे मेटल्स का इस्तेमाल करते हैं जिनका जो कॉस्ट है वो ज़्यादा नहीं है, उनके ऊपर क्रोमियम की परत चढ़ा दी जाती है। परत चढ़ाने से क्या होता है कि कोरोजन को वो रोकता है, स्क्रैचेस भी नहीं आती है, जिस वजह से हम क्रोमियम का इस्तेमाल करते हैं कोटिंग के लिए, ठीक है। तो इसी के साथ मेरा सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन बहुत ही लंबा हो गया है, बट अगर आप इस सेशन को देखकर जाते हैं तो मैं इतनी गारंटी दे सकती हूँ कि यहाँ से आपको कॉमन क्वेश्चंस बहुत सारे मिलने वाले हैं।
ठीक है, आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगेगा, लाभदायक लगा और आप चाहते हैं कि आपके जैसे ही लर्नर्स तक ये सेशन पहुँचे ताकि उनकी भी प्रिपरेशन हो जाए, क्योंकि ऐसा नहीं करना है कि सारे ज्ञान मैं ही ले लूँ, बाकी को ना दूँ। जितना आप ज्ञान को शेयर करेंगे, उतना आपके ज्ञान में बढ़ोतरी होगी। तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल सनीताज अकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके रखिए। ऐसे ही सेशन के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।